अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत ख्याल रख रहे हैं, अपने घर वालों का भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। हनान, ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग वेदर पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि आज का ये शो का हमारा जो मौजू होगा, जो टॉपिक होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पैलेस्टाइन के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। ऑब्वियसली उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज लेकिन पैलेस्टाइन का जो इशू है वो एट द मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अपनी तरफ से सिटी 41 की तरफ से, अपने शो के प्लेटफॉर्म की तरफ से चाहते हैं कि हम आवाज़ उठाएं उन लोगों के लिए जो कि पैलेस्टाइन में बच्चे, फैमिलीज इस टाइम सफ़र कर रही हैं। लेकिन जाएंगे उस पर भी, उससे पहले वेदर के हवाले से बातचीत कर लेते हैं जल्दी से। हनान जनाब, वेदर तो आज बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा सर्द होगा, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो बादल आए थे उसकी वजह से गर्मी का जोर शहर फैसलाबाद के अंदर टूटता हुआ नजर आया। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रहा जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 56% है और 3 नॉट की रफ्तार से हवा जो है वो चल रही है। तो फ़लस्तीन के हवाले से फातिमा, जहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी, जैसे आपने कहा कि हम एक किस्म का एक प्रोटेस्ट ही होगा, क्योंकि हम जो भी गुफ्तगू करेंगे फ़लस्तीन के ऑटोमेटिकली हक में करेंगे, इसराइल के खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल की जानब से की जा रही है वो इंसानियत सोज वाक़यात को देख के इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोल रहा है। जो है ना वो मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, बिकॉज अब रोना आ जाता है आपको तस्वीर देख के जो वहाँ से एट द मोमेंट आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं। बच्चों को मारा जा रहा है, एयर रेड्स की जा रही हैं घरों पर। उनका जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम खुद जर्नलिस्ट हैं हनान, तो हमें पता है कि प्रेस का फ्रीडम कितना ज़रूरी है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए। और उनका वो फ्रीडम उनसे छीना जा रहा है, उनकी आवाज़ छीनने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश की जा रही है कि अगर दुनिया के अंदर डिफरेंट ममालिक में, मुसलमान ममालिक की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, उस आवाज़ को भी दबा दिया जाए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से भी ये किया जा रहा है कि अगर कोई पोस्ट पैलेस्टाइन को बचाने के लिए या उन वहाँ पर क्या चल रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए कोई शेयर कर रहा है, कोई ब्लॉगर्स शेयर करें, तो उनकी उन पोस्ट्स को एक्सप्लोरर पर उतने व्यूज़ नहीं दिए जा रहे, उस तरह से उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा जो कि नॉर्मल पोस्ट को किया जाता है। यानी कि एक तरह से उनकी आवाज़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, साथ ही साथ प्रेस फ्रीडम छीनकर दबाने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश की जा रही है कि एक डिफरेंट ही एजेंडा, एक डिफरेंट ही सिनेरियो जो है दुनिया को दिखाया जाए, ताकि लोग ये ना सोच सकें, ये समझ ना सकें कि पैलेस्टाइन में इस वक्त कितना जुल्म जो है वो चल रहा है। लेकिन फातिमा, कितना आवाज़ को दबा लेंगे? मुझे देख के ये तो लाजमी तौर पर खुशी होती है कि अगर एक तरफ जुल्म हो रहा है तो हमारी फैसलाबाद ही नहीं बल्कि अलबत्ता पाकिस्तान जो है वो अवाम एक बार उठ खड़ी हुई है। और गुज़श्ता रोज़ की अगर ख़ास तौर पर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान भर के अंदर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मेल फीमेल दोनों मौजूद थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस मौजूद थे। एक बड़ा एहतजाज जो है, अगर शहर फैसलाबाद की स्पेसिफिकली बात करें तो कोहिनूर चौक से लेके डी ग्राउंड तक जो है वो मार्च कल किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, मर्द हजरात की बड़ी तादाद मौजूद थी, यूथ पार्लियामेंट के ओहदेदारान वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने इस चीज़ का नारा जो है वो बुलंद किया कि इसराइल की जानब से जो जुल्म उठाए जा रहे हैं फ़लस्तीन की आवाम पे वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। इस एहतजाज को तब तक जारी रखा जाएगा, उनका कहना था कि जब तक ये जुल्म और सितम जारी रहेगा। तो आज फातिमा, इसी मौजू पे हमने गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे बिलाल डोगर जो कि हमारे एंकर हैं उनको दावत दे रखी है हमारे शो के अंदर। बिलाल डोगर क्योंकि कल उस मजमे में भी मौजूद थे, उस एहतजाज में भी मौजूद थे जो कि फ़लस्तीन के हक़ में किया जा रहा था, इसराइल के ख़िलाफ़ किया जा रहा था। तो उनसे सूरत हाल पूछते हैं कि किस तरह का गमो गुस्सा हमारी आवाम के अंदर पाया जा रहा है। तो पहले वेलकम करते हैं बिलाल आपको शो के अंदर। बिलाल, ये जो जुल्म सितम के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं, मीडिया की आवाज़ फ़लस्तीन के अंदर दबाई जा रही है और जो रिएक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? हनान, बहुत शुक्रिया दोनों का, आपका फातिमा आपका भी। जो आपने फ़लस्तीन वाली बात की है, पहले तो मैं कह रहा हूँ मोहल्ले वकू जो लोग अभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट जाने की, मैं पाकिस्तान में तो नहीं, बिलाशुबा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस मामले के ऊपर दो राय रखता होगा। बहुत कैटेगोरिकली हमारी कौमी असम्बली ने बिल पास किया, सूबाई असम्बली के अंदर भी चीज़ें क्लियर हुई। बट दुनिया में अगर कोई इबाहम में तो सिर्फ इतना बता दें कि वो तस्वीर देखें जब इन इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों से पनाह मांगी थी।
तो फिर मेरा तो इस्लाम कहता है कि साथ नेकी करो, उसके शर से बचो। तो फिर वो देखें उन्होंने शर भी किया है, और शर भी इतना बुरा कि उनको उनके घरों से अब निकाला जा रहा है। और ये वो लोग थे जिन्होंने क्योंकि मुसलमानों की हिस्ट्री है, ये जब भी कहीं से लुटे फुटे को दूसरे आते हैं तो ये उनको पनाह देते हैं, उनको पनाह देके अपने घरों में रखते हैं, खाना देते हैं, हर चीज़ देते हैं। ऐसे ही इन लोगों को जगह दी। लेकिन शायद उस इसराइल की, मैं इसको थोड़ा सा और तरह भी देखता हूँ, ये आखिरी उनके वक्त, और मेरे ख्याल में कहते हैं ना जब किसी की मौत आए तो वो अपना अरूज जो है ना बहुत बेलगाम घोड़े की तरह भागने लगता है। तो ये इसराइल अभी बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। जो मीडिया की बात की वो बड़ी शर्मनाक है कि मैं अभी कल एक हेडलाइन पढ़ रहा था, जिसके अंदर हेडलाइन देख रहा था जो कि उसमें थी कि पीपल आर बीन किल्ड इन इसराइल और डाइड इन फलस्तीन। आप देखें डाइड और किल्ड दो लफ्ज यूज किए जा रहे हैं, वो मर गए, उनको मार दिया गया। ये है फर्क जो इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, उस बिल्डिंग पे हमला क्यों किया गया जो मीडिया ऑफिस की थी? जी वहां हमास था। स्कूल पे क्यों किया गया? वहां हमास था। यानी कि मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं हनान, आप एक बहुत बड़े फॉर एग्जांपल ले लें, असले वाले हैं, आपके पास हर ताकत है, मैं गरीब हूं जिसके पास कपड़े भी नहीं पहनने को हैं, आप लड़ेंगे मेरे साथ? यार इससे बड़ी क्या बुज़दिली होगी कि जो नहते हैं, जिनके पास असला नहीं है, जिनके पास लड़ने के लिए एक तीर कमान नहीं है, आप उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। एक दिन में फतह कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक दिन में आप फतह याब नहीं हो पा रहे तो इससे बड़ी आपकी डिफीट कोई नहीं होगी कि आप दुनिया के इस वक्त ताकतवर तरीन लोगों में शुमार होते हैं और किए जाते हैं अपने तौर पर, खुद ही कहते हैं हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, ये है वो है। और दूसरी तरफ वो हैं जिनकी आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी आवाज कोई दूसरा बन रहा है, जिनकी आवाज उठाने के लिए दूसरे लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और आप उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? जो बच्चों की बात है, बच्चों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो हनान वहां बेसिकली एक प्रॉपर मैनिपुलेशन जो भारत कश्मीर में कर रहा है ताकि नई आने वाली नस्ल ना हो, नस्ल कशी की जा रही, ताकि ये बच्चे ही ना बड़े हों फलस्तीन और इस्लाम का नाम लेने वाला ना हो। तो फिर हिटलर तो आपको याद आएगा, उसने छोड़ा इसलिए था ताकि दुनिया को बता सकूं ये किस हद तक मरदूद हैं, ये किस हद तक बुरे लोग हैं, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं थे, क्योंकि इंसानियत के नाम पे ये धब्बा हैं। अगर आप ये देखें मुसलमान नाउज़बिल्ला ना तो खत्म होने वाले हैं और ना ये खत्म होंगे, आप चंद लोग हैं, चंद ग्रोह हैं, एक दिन आएगा तो फिर आप लोगों के साथ जो होने वाला है। और खास तौर पर जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा जो तशवीश हुई अमेरिका का रिस्पॉन्स। उसने कहा जी हम इसराइल के साथ हैं, वी आर विद इसराइल। तो ठीक 2 से 3 रोज बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो फलस्तीन के प्रेसिडेंट को फोन करते हैं और ये सीज फायर के लिए बातें शुरू हो जाती हैं। तो 2 दिन में क्यों घुटने टेक रहे हैं? अभी आप देखें, अभी तो आपके मुल्कों में एहतजाज शुरू हुआ है। बरतानिया में परसों 1,50,000 लोग सड़कों पे निकले, और इवन पुलिस उनके साथ जो है नारे लगा बिल्कुल, वो वीडियोस आपने भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। अब प्रॉब्लम यह है कि आप देखें बरतानिया की हिस्ट्री में लंदन में हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हो गया, इतना प्रोटेस्ट आज तक लंदन में नहीं हुआ था। तो अभी तो आपके मुल्क जाम होंगे, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। आपने बहुत इजी लिया, इस्लामोफोबिया आया, इग्नोर कर गए, उसके ऊपर बोला गया, और ये तब भी मुसलमानों ने बोला कि इस्लामोफोबिया के ऊपर बात कर लें, कल को रेजिस्ट करें, ये कल को आपके गले पड़ जाएगा, क्योंकि आप एक उस रिलीजन को मैनिपुलेट कर रहे हैं जो बोलता नहीं है, जो कुछ कह नहीं रहा, जो कि खुद अम तरीके से। अच्छा, आप उनके ऊपर टेररिज्म, और भाई टेररिस्ट कौन है? उनके हाथों में कुछ नहीं है, पत्थर है, पत्थर उठाने वाला। यूनाइटेड नेशन क्यों चुप है? हनान, यूनाइटेड नेशन भी चुप है। और मुझे कल तैयब उर्दगान का वो जुमला पसंद आया था कि यूनाइटेड नेशन इट्स अ लास्ट वार्निंग। अगर आप लोग अब ना बोले तो फिर ये इस्लामिक यूनाइटेड नेशन बनेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों खामोश हैं? वहां पे कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने देखा होगा यूजुअली जो अभी पोस्ट आ भी रही है ज्यादातर इस्लामिक ब्लॉगर्स की तरफ से। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने ये स्टेप उठाया है, आवाज उठाई है। लेकिन ग्लोबली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको पता होगा बेला हदीद ने बात की थी, उसके बाद उसकी पोस्ट रिमूव हो गई, उसके बाद पेरिस हिल्टन ने भी पोस्ट किया था और कुछ देर बाद ही उसकी ट्वीट भी रिमूव कर दी गई थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात को दबाने की कोशिश की जाए? अच्छा, ये बहुत हनान मेन पॉइंट था जो फातिमा ने उठाया। दुनिया कह रही थी हम एक आजाद डिजिटल मीडिया को प्रमोट करते हैं, फरोग देते हैं। इंस्टा के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ रही हैं पोस्टें फ्री पैलेस्टीन के ऊपर। अगर देखें फ्री पैलेस्टीन लिख लें ठीक है, अगर आप इसराइल के खिलाफ कुछ लिखेंगे, एंटी इसराइल कुछ लिखेंगे, वो जी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। और भाई क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है? देखें वो लिख रहे हैं फलस्तीन को टेररिस्ट,
तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है। जब हम लिखते हैं, जब ये आवाज उठाते हैं, लेकिन मैं एक चीज से, जो फातिमा ने पाकिस्तानी से कहा, मैं बहुत सारे अपने दीगर मज़ाहिब के लोगों से बड़ा खुश हूं जो बरतानिया में बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं। वो अपनी गवर्नमेंट को, और खासतौर पर अमेरिकन नेशनल्स अपनी गवर्नमेंट को एम्फोसाइज कर रहे हैं कि जो बजट आप दे रहे हैं इसराइल को इस नाम पे कि वो अपनी प्रोटेक्शन करे, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो प्रोटेस्ट है, मैं एक जुमला फिर वो बोलूंगा, जब सिया फॉर्म की गर्दन के ऊपर घुटना आता है तो पूरी दुनिया चीखती है। अब मुसलमानों की बेदर्दी से मारा जा रहा है, इज्जतें पामाल की जा रही हैं, और माओं बहनों बेटियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो नन्हे बच्चे, वो कहते हैं कि फिर वो मुसलमानों के बच्चे कहते हैं फिर मैं तो अल्लाह को बताऊंगा। वो नन्ही बच्ची 10 साल की इस वक्त झंझोड़ रही है पूरी दुनिया को कि मेरा गुनाह क्या, मुझे बताएं तो सही, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया क्या है। सिर्फ फिर 7 घंटे तक एक बिल्डिंग के नीचे रहने वाला वो नौजवान, जब उसके ऊपर से मलबा हटाया जाता है तो विक्ट्री का निशान पहले बनाता है और कुछ नहीं कहता। ये विक्ट्री नहीं है। लड़की गिरफ्तार होती है तो मुस्कुराहट देती है, वो आदमी गिरफ्तार होता है तो वो एक जज्बा दिखा रहा है कि ये नहीं दब सकती हनान, ये एक उम्मत मुसलमान का जज्बा है, ये एक अंदर से नीयत है, ये मेरे रब ने इनको दी हुई ताकत है, आप कैसे दबा लेंगे। फिर मैं तो सिर्फ एक वो कहता हूं, ये जो बरतानिया में रह के वो चीज एक्सपीरियंस की, तो ये जो बेसिकली यहूदी है ना, ये खौफ में मुब्तला हैं। इनको पता है कि इन्होंने खत्म होना है, इनको पता है कि इन्होंने दब जाना है। मैं चाहती हूँ कि बिकॉज फैसलाबाद में भी और इवन ऑल ओवर पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज के अंदर जो प्रोटेस्ट होल्ड की गई, एक तो दिली तौर पे खुशी होती है, सबसे पहले प्राउड फील होता है कि हमारी कौम, हमारी जो नौजवान नस्ल है इतनी कॉन्फिडेंट है और कॉम्पिटेंट है कि वो आगे आकर अपनी आवाज उठा रहे हैं पैलेस्टीनियंस के लिए। कल आप भी फैसलाबाद में जो प्रोटेस्ट हुई उसमें गए थे, क्या आपने वहां पे एटमॉस्फेयर क्या देखा, लोगों को क्या जज्बा था, क्या आपको वहां पे देखने को मिला? अच्छा फातिमा, आपके लिए क्यों हनान ने पहले सवाल किया था, आई एम रियली अमेज्ड, मैं एक लफ्ज़ यूज करूंगा, मैं हैरान हो गया। मैंने नवाज शरीफ के जलसे भी देखे, बिलावल भुट्टो के भी देखे, यहाँ इमरान खान के जलसे भी देखे, मुझे आज तक फैसलाबाद वो नजर ही नहीं आया जो कल नजर आया। वो लोग, वो लड़के और वो लड़कियां, मैं मतलब अभी तक उन अल्फाज को बयान नहीं कर पा रहा कि वो लड़के वो लड़कियां वो किस हद तक धूप में खड़े क्यों आए। और वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमसे अभी भी पूछा जा रहा है, जाने वाले पूछ रहे हैं आप क्यों। और एक सबसे ब्यूटीफुल चीज जो मैंने देखी, माएँ बेटियों को लेके आई, बहनें बहनों को लेके आई। मेरे पास एक ऐसा भाई आया जिसने कहा मुझसे बात करें, मेरी बहन से बात करिए, इंटरव्यू देगी, ये बोलेगी अपनी बहनों के लिए। एंड वेल डिसिप्लिन्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कल प्रोटेस्ट था। कोई उसके अंदर सिक्योरिटी का मतलब जो सियासी जमात नहीं थी, कोई समाजी जमात नहीं थी। ये वो लोग थे जो एक इंस्टाग्राम, ट्विटर का जो भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज स्प्रेड हुआ उससे, और डीसी मोहम्मद अली पार्लियामेंट के लोग वहां पे, बाबर डोगर थे, बिल्कुल वहां थे। अब ये देखें वो आए, और मैं एक चीज को अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि यूथ पार्लियामेंट को इन टच किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्होंने एक मैसेज बड़ा अच्छा दिया बाबर ने कि मैं इमरान खान को बता देना चाहता हूं कि अभी भी बोलें, नहीं तो कल ये लोग, ये नौजवान आपको माफ नहीं करेंगे, जो आपको लेके आए थे ये आपके अगेंस्ट होंगे। क्योंकि कल देखें, मैं इस पे जरूर हनान बात करना चाहूंगा, इट्स वेरी शेमफुल। हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल क्या ट्रेंड चला रहे हैं, आई एम विद इमरान खान, वी आर पीटीआई। और खुदा का वास्ता लोग फलस्तीन के लिए बोल रहे हैं, आप लोग जहांगीर तरीन को इतना इशू बना लिया है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें। क्या इमरान खान हमें फलस्तीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसको तो इस वक्त बोलना चाहिए। वो इस वक्त बोल रहे हैं जी आई एम पीटीआई, आई एम विद इमरान खान। ये तमाम वफाकी वज़रा ने कल ट्रेंड चलाया, और हमारे नेशनल चैनल्स पे से तनकीद हुई, उस पर होनी चाहिए। हमारे नौजवानों को चाहिए कि तनकीद करें, प्रेशर बिल्ड करें इस गवर्नमेंट के ऊपर कि आपका इस पर टोटल फोकस देखें। मैं एक और चीज मुझे बड़ी बुरी लगी, मैं किसी जमात से वाबस्ता नहीं हूं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस एक बात कही जिसमें इमरान खान भी आए कि हम फलस्तीन के मामले पर यकजा हैं, करारदाद पास हुई, शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुझे अच्छा लगा शहबाज शरीफ ने बात की, हम सब एक जाएं। और दूसरी तरफ इमरान खान का बयान क्या चल रहा है जी, इनको एनआरओ नहीं देंगे, ये बाहर। और छोड़ दे कुछ दिन के लिए एनआरओ, आपके भाई मर रहे हैं, हमारी बेटियां मर रही हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, और आप एनआरओ पे टिके हुए हैं। आप अपने मुल्की मफाद को थोड़े दिन के लिए क्लोज कर दें, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया फोकस्ड है, हम एटमी ताकत हैं, हमारे ऊपर फोकस है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये 3 वो मोहरे हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया देख रही है कि ये रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है चाइना और रशिया, पाकिस्तान और खासतौर पे अफगानिस्तान के अंदर जो अगर वॉर खत्म होनी है तो पाकिस्तान का किरदार है। अमेरिका इसको खुद अप्रिशिएट कर चुका है, मान चुका है, तस्लीम कर चुका है। हमारा किरदार बहुत डिफरेंट है, हमें उसे देखना होगा। फैसलाबाद के प्रोटेस्ट के अंदर
बहुत पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट बढ़े हुए, फैसलाबाद के अंदर कर रिकॉर्ड नौजवान लड़के लड़कियां जो है हमें देखने में आए, जिसमें वो जो कमेटी थी, क्योंकि वो एक नौजवान 5 से 6 थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, उनमें से उन्होंने 50 को वो हेल्पर्स के तौर पर, जो को वॉलंटियर्स के तौर पर शामिल किया। मुझे मिर्जा आसिम थे और 2-3 और दोस्त थे जो कि वहां मौजूद थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया। और हर मतलब फातिमा और हनान, एक जो चीज मेरे लिए हैरान कुन थी वो ये भी थी कि हम, हनान आपको भी एक्सपीरियंस है, हम लोगों के पास जाते हैं, यार इंटरव्यू देंगे आप इस पे बोलेंगे, लोग रिलक्टेंट होते हैं। कल लोग, लड़कियां लड़के खुद आ रहे थे, अब हमसे पॉइंट ऑफ व्यू लिए, और एग्रेशन था, और वो एग्रेशन ये नहीं था कि जब गुस्सा आता है तो हम बेलगाम हो जाते हैं, हम होश गुम हो जाते हैं, नहीं, एक बहुत वेल मैनर्ड और एक बहुत ऑथेंटिक पॉइंट आ रहा था कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये अब नहीं हो सकता और ये नहीं चलेगा दुनिया में जबर। और एक जुमला बड़ा कॉमन जो मुझे पसंद भी है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। तो ये एक तहरीक है जो ना दबेगी जब मिटेगी। और बहुत पॉजिटिव मैसेज हमारे नौजवानों ने दिया कि वो उठ खड़े हुए हैं, ना तो वो दबने वाले हैं और ना बैठने वाले हैं। ये सिलसिला अब चल निकला है और ये चलेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट, ये ऑपोजिशन, ये तमाम एक पेज पर आके बोलेंगे कि ये हमें फलस्तीन के लिए कुछ करना होगा। और इस वक्त देख रही है पूरी दुनिया हमारी तरफ। पॉलिटिकली अगर देखा जाए शहर फैसलाबाद के अंदर, पॉलिटिकल इसके ऊपर कोई भी ना एमपी, मैंने 2 वुज़रा यहाँ पे मौजूद हैं, किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी तरफ से कोई मीटिंग नहीं कॉल दी गई, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हनान, मेरी क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कास्टो साहब कोई अपनी पर्सनल कोई फैमिली में ज़्यादा बीमार है तो अमेरिका हैं, तो एक दूसरे मिनिस्टर मलिक उमर फारूक साहब, वो दुबई उनका अपना ऑपरेट हुआ है, तो ये उनका एक ग्राउंड रियलिटी है जो कि जेन्युइन इशूज थे, ऑलरेडी वो ईद से पहले के वहाँ। फरक हबीब साहब को इस पर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो नौजवान है और उसको इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और करना चाहिए, क्योंकि मैं तनकीद गवर्नमेंट के उस मैंने कल ट्रेंड पे तनकीद की, क्योंकि फलस्तीन वाले मामले पे मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाहता। अगर कोई नहीं कर रहा तो हमने उसको मजबूर करना कि वो बोले, तनकीद करके उसे चुप नहीं अभी करवाना। मैं चाह रहा हूं कि आप, फातिमा, हम, हमारे रिपोर्टर सब एम्फसाइज करें, हमारा पूरा पाकिस्तान उन लोगों को मजबूर कर दे कि वो निकलें बाहर। गवर्नमेंट ने आई थिंक जुमे के दिन का कल का अनाउंस भी किया प्रोटेस्ट का। बहुत सख्त पैगामात हमें देने की जरूरत है। हमें वो नहीं करना कि धूप में खड़े हुए बाद में पानी की बोतलें पी हंस के चले गए, नहीं, हमें प्रोटेस्ट करना है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, सोशल मीडिया हैंडलिंग बहुत मजबूत करनी है, और प्रॉपर ट्रेंड चलाने, जो जितने मेंबरान असेंबली हैं वो अपने सोशल मीडिया टीम्स को, नून लीग है, पीटीआई, वो भी इनको एक्टिव करे, ताकि इसको एक यक जुबां और यकजां होकर इसको आगे लेके चलें। एक आखिरी पॉइंट मैं हनान वाली बात पे वो आंसर करूंगा, लेकिन वो ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है कि ऑफ कोर्स आप कंटिन्यूसली इस पे बात कर सकते हो और बात करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि हम बात करें, लेकिन बात को कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक। बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पैलेस्टीन के हवाले से, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जिस पर जितनी ज़्यादा हम आगाही, अवेयरनेस जो है आगे प्रमोट कर सकें, करना चाहिए, जितना इनकरेज कर सके लोगों को, नौजवानों को, कि उनको आवाज़ उठानी है उन लोगों के लिए जो पैलेस्टीन में इस टाइम सफ़र कर रहे हैं और अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिलाल डोगर हमारे साथ हैं, बिलाल की तरफ चलते हैं। बिलाल, हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, इवन ब्रेक के अंदर भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मीटिंग जो है बुलाई जा रही है, इवन पाकिस्तान से टर्की से रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी जा चुके हैं। क्या कहेंगे उस हवाले से? क्या लगता है क्या आउटकम निकलेगा? कोई पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जैसे आपने कहा, यूएन का एक इजलास इंडोर हुआ है जिसे इन हाउस इन कैमरा इजलास कहा गया था। इसके बाद अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिखा है, हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है, तुर्की भी कह रहा है कि आप एक ओपन हाउस इजलास भी बुलाएं जिसमें पूरी दुनिया को बैठा के बताएं कि इस वक्त जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और मुसलमान ममालिक का इस वक्त रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है, जिसमें किरदार कलीदी जो है वो तुर्की और ईरान अदा कर रहा है, देन पाकिस्तान साथ खड़ा नजर आ रहा है और इसके ऊपर बोल रहे हैं हम बार बार, और खास तौर पे अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्टअप हो रहा है, जिसमें इमरान खान ने बोला भी, लेकिन हमें उनके साथ स्टैंड नहीं करना, हमें कुछ सख्त इकदाम करने होंगे
और ये लेने पड़ेंगे हमें। ओआईसी के इजलास के अंदर भी जो बातें हुई, मेरे ख्याल में ओआईसी को भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव रिएक्ट करना चाहिए। ये मामला अब बहुत बढ़ चुके हैं। आप पहले देखें कि मुसलमानों के साथ कश्मीर में, उसके बाद आप जितने ममालिक देख लें, हर जगह सैकड़ों जगह पे हो चुका है, मुसलमानों को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और 2 अरब से जायद के आबादी है, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। ये जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और भारत के अंदर भी मुसलमानों के साथ जो हुआ, कश्मीर के अंदर जो हुआ, बर्मा के अंदर, ये कौन कौन से ममालिक आपको मेंशन करेंगे जिसके अंदर ये नहीं, सबने देखा है सबने। और हनान वाली बात, सियासतदान, हमारे सियासतदानों को होना पड़ेगा एक्टिव। मैंने ये यकीनन तौर पर, मैं तमाम मेंबरान असेंबली नाम लेंगे, बड़ी लंबी फहरिस्त है, जो कल फैसलाबाद में थे उनको शर्म आनी चाहिए कि वो पहुंच ना सके। यहां कहीं एक सूट भी तकसीम करना हो, पानी का गिलास तकसीम करना हो, फीता काटना हो, तो ये लोग आगे होते हैं। हम तलाश करते रहे, बाकायदा फजील वहां थे, मैं थे, और हम बार बार ये डिस्कस कर रहे थे कि कहां है वो मेंबरान असेंबली, कहां है वो सियासी चूजे जो रोज उठ के बैनर लगा के उम्मीदवार बन जाते हैं फलां हल्के से फलां हल्के से। अब आके लेकिन यहाँ पे बिलाल पीटीआई के तो नहीं थे, इसके साथ साथ ना नून लीग, कोई भी नहीं नजर आया वहां पे। और इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर इसराइल के खिलाफ बोलने को दबाया जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसराइल का नहीं बल्कि बैरूनी छुपी हुई ताकतों का सहारा बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो हनान का, डेफिनेटली हमारे पास, मेरे पास लाखों व्यूअर्स नहीं होंगे तो मुझे तो रिपोर्ट करेगा कोई, मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। अब उनके पास लाखों व्यूज वाले हैं। अब हमें सपोर्ट किसने करना है? हमारी आवाम ने। हम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ा, हमारे टिकटॉक पे अभी तक कोई अच्छी वीडियो नहीं नजर आई। अभी तक वहां डांस चल रहा है, अभी तक वहां मजा चल रहा है, अभी तक वहां, मैं उसको कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो बड़ा इशू बन जाता है जी, इसमें ये कहा है, इसमें ये वाला पॉइंट जो आपने उठाया। लेकिन मुझे अभी तक वहां वो सीरियस कंटेंट नजर नहीं आया जो दुनिया भर में नजर आता है। आपके पास ट्विटर, मतलब आपके पास है ना टिकटॉक, दुनिया पूरी यूज करती। आप एक मैसेज बनाएं कि देखें, आप बहुत सारे ड्रामेटिक अंदाज के अंदर चीजों को प्रेजेंट करते हैं, तो आप प्रेजेंट करें एक को इसराइल बना के, फलस्तीन। अब ये देखें जी, इधर इसराइल का झंडा लगा, इधर फलस्तीन का, वो डांस करते हुए उधर जा। नहीं करना ऐसा है। आपने एक सीरियस मैसेज देना है पूरी दुनिया को, हम कर क्या रहे हैं। इसराइल और फलस्तीन के झंडे के बाद आगे बर्गर आ जाता है। मतलब पाकिस्तान के टिकटॉकर्स से एक्चुअली बिलाल, जो मुझे समझ में आया कि आप कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी रिस्पांस जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा भी अगर बात करें, हैशटैग ड्रॉप द ब्रांड, शायद आपने देखा हो, बहुत सारे ब्लॉगर्स की तरफ से वो स्टार्ट किया गया है। ऐसे कोलैबोरेशंस जहां पर आप इजरायली ब्रांड्स के साथ, इजरायली आउटलेट्स के साथ डिफरेंट आप काम कर रहे थे, ब्लॉगर्स स्पेशली उनकी तरफ से ये हैशटैग स्टार्ट किया गया, एक ट्रेंड स्टार्ट किया गया कि कोई बात नहीं, पैसे और मिल जाएंगे, किसी और के साथ काम कर लेंगे, कोलैबोरेट कर लेंगे, लेकिन इजरायली ब्रांड्स के साथ काम नहीं करेंगे। आगे चलते हुए इससे कोई फर्क पड़ सकता है? मेरे ख्याल में फातिमा, एक कदम हम और आगे ना चले जाएं, हमारी गवर्नमेंट इस पे ऐसा स्टेप ले। देखें, मेरे ही दोस्तों भाइयों ने उस पर इन्वेस्टमेंट की होगी पाकिस्तान में, हम किसी को नुकसान में नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करेंगे, मैं कह रहा हूं उनका बाइकआउट ना करें, मैं कह रहा हूं बाइकआउट ना करें, बट गवर्नमेंट ने जहां पासपोर्ट पे लिखा है कि इसराइल का ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां एक पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी बंदा इसराइली जो प्रोडक्ट है या ब्रांड है वो पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। उन ब्रांड्स को ऑटोमेटिकली वो बंदे चेंज करें, दूसरी तरह चेंज करके। देखें, हम अपने मुल्क को माशी तौर पे क्यों कमजोर कर लेते हैं? हम आग लगाने क्यों चल जाते हैं? हम बैन करने क्यों चल जाते हैं? हमारी गवर्नमेंट स्टेप क्यों नहीं लेती? तो मजबूर करें वो ब्लॉगर से, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसे निगेट नहीं करता, बट मैंने कहा एक कदम आगे चलें, गवर्नमेंट को मजबूर करें, वो इनिशिएटिव ले और उन ब्रांड्स को बैन कर दे ताकि वो लोग अल्टरनेट जाके अपना नुकसान न बर्दाश्त करना पड़े। एक और चीज भी फातिमा यहाँ पे देखने को मिलती है ना कि जब ब्रांड्स की बात आती है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन फैलानी शुरू कर देते हैं, जिससे जो ब्रांड इवन पाकिस्तान के होते हैं वो भी उसके अंदर नाम लेना शुरू कर देते हैं कि फलां कंट्री से इसका ताल्लुक है। तो बिलाल की यहाँ पे बात को मैं सेकंड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट जो फैसला करेगी वो ऑथेंटिक होगा, उससे पता होगा कि इसराइली ब्रांड कौन सा है और उसके खिलाफ कंपेन भी चलाई जा सकती है। या सिंपल ये कह दिया जाए, इस चीज को पेटेंट कर दिया जाए कि इसराइल की तरफ से जो प्रोडक्ट आएगा बड़ा सारा उसके ऊपर लोगो लगा होगा कि ये प्रोडक्ट इसराइल की तरफ से नहीं, लेकिन आई थिंक द बेटर थिंग वुड बी कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में ना तो आए, ना तो वो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि बेसिकली बिल्कुल बिलाल ने सही कहा कि हम अपना नुकसान क्यों करें इकोनॉमिकली। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम कोक और पेप्सी कह रहे हैं, कोक का प्लांट ये M3 में लगा हुआ है, क्या पैसा बाहर जा रहा है? यहाँ बन रही है। अब आप नुकसान का बाइस क्यों बना रहे हैं हर चीज को? अगर वो वहां
देखें अगर आ रहा है तो प्लीज शेयर द वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, कहां से पैसा कहां जा रहा है, ताकि मैं फिर वही पॉइंट, ताकि गवर्नमेंट को पता हो ये पैसा उनके पास जा रहा है, उनको रोका जा सके। ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो चीजें सामने लेके आए। हमारे लिटरेसी बहुत कम है, हमारे लोगों को वो गाइड ना करें कि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो कारोबारी हैं वो नुकसान में चले जाएं। और बहुत सारे लोग जो काम करते होंगे इन फैक्ट्रीज के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। अगर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब कर लेना कि मुझे इसराइल के तमाम ब्रांड्स की, तो मेरा ख्याल है कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर क्या, ये तो 2 घंटे के अंदर उनको हर चीज की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। बट द थिंग इज के इनिशिएटिव लेना कहां पे और कब लेना है, इनिशिएटिव क्यों नहीं बिलाल लिया जा रहा? इनिशिएटिव लिया नहीं जा रहा क्योंकि हम तो जहांगीर तरीन पे फंसे हुए हैं। हमें तो जहांगीर तरीन इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो ये खतरा पड़ गया कि बजट पास होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में, मैं उस ग्रुप को भी कहूंगा जिसमें राजा रियाज साहब भी हैं, जिसमें फैसलाबाद में अजमल चीमा साहब भी हैं, फैसल जब्बूआना साहब भी हैं झंग से, उसके बाद गुलाम बीबी भरवाना MNA भी हैं, सुल्तान जो 2 मेंबरान असम्बली कौमी असम्बली के अमीर सुल्तान साहब और महबूब सुल्तान साहब झंग से हैं, वो भी शामिल हैं। आप फैसलाबाद डिवीजन से हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान के MNAs को दरखास्त करते हैं, लेकिन हम अपने फैसलाबाद वालों को कहते हैं, जैसे पार्लियामेंट लीडर राजा रियाज साहब हैं। राजा साहब कुछ दिन के लिए, ये आपका एहतजाज सही है, आप बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे होंगे, आप लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन मेरी जात से ज्यादती बर्दाश्त की जा सकती है। कल को अगर आज फलस्तीन पे चुप हुए ना, कल कोई भी माफ कर देगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और एक बात याद रखिए, आज फलस्तीन है तो कल पाकिस्तान भी हो सकता है। पाकिस्तान भी हो सकता है। और ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने बिलाल कहा है, क्योंकि हमने ये एस्केलेशन ही देखी है मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट ऑन अ ग्लोबल स्केल। बहुत ताकतवर मुल्क था फलस्तीन को, बहुत छोटे ममालिक थे, हम तो बहुत थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाए बिलाल, तो पाकिस्तान 1947 में बना था और इजराइल 1948 के अंदर जो है, तो बहुत ही सिमिलर टाइमिंग उनसे मदद मांगी थी। बट प्लीज डोंट रिएक्ट लाइक जर्मन्स हैव किक्ड आउट फ्रॉम आवर कंट्री। ये बैनर्स लिख के वो अपनी शिप्स पे आए थे। बट ये रिहर्सल भी हो सकती है ना बिलाल इस चीज की कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हों, ये उनके लिए रिहर्सल है एक किस्म की, और इस रिहर्सल को हकीकत में बदल के वो बताएं कि हम मुत्तहिद हैं, हमारी तरफ मैली आग से ना देखा जाए। वही बात कि फलस्तीन की जगह जब किसी और मुल्क पे आएंगे तो उनको पता होगा यार ये इकट्ठे हो जाए। हनान, एक छोटी सी बात, इंटरनेशनल रिलेशंस जो लोग जानते हैं, जब पढ़ते हैं, उन्हें ये जरूर मालूम है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पूरी दुनिया मोनोपोली करती है। तो रूस और चाइना भी तो है ना, अमेरिका चाइना पे बंदियां लगा रहा है, चाइना और रूस भी तो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को सपोर्ट करना तो जो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप भी तो इंटरनेशनल रिलेशन यूज करें, आप भी मोनोपोली करें। सियासत इस्लाम ने, दीन ने मना तो नहीं की, जो लोग आपके साथ चलना चाहते चलाएं। जो देखें उनकी आपस के क्लैश है ना, इफ दे आर यूजिंग दैट क्लैशेस, अगर वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो मौशी, हम अपने मुसलमानों को मौशी फायदा क्यों दे सकते हैं? हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। देखें फिर जंगें हैं, जंगों में सब कुछ होता है और सब कुछ चलता है। और एक चीज मुसलमानों को रियलाइज करना होगा, मेरे ख्याल में फलस्तीन को आज तक इसराइल अभी तक फतह इसलिए नहीं कर सका, जब 313 हो तो मदद तो अल्लाह की होती है, फिर पूरी दुनिया देखती भी है। बदर के अंदर कि वो इलामा इकबाल भी तो अपने शायरी में सब कुछ कहते हैं ना, कि वो बदर के अंदर जो मदद अल्लाह की उतरती है, एक 313 वाला लश्कर कैसे बड़े लश्करों को फतह याब कर लेता है, तो वो तो होता है। मेरे ख्याल में फलस्तीनियों के साथ अल्लाह है, क्योंकि वो तो देख रहा है, वो तो आपकी सकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता आपको, तो उनकी तो सकत से मैं शायद गलत होऊंगा, लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि उनकी सकत से बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ चुकी है। तो अगर उनको आज फतह याब नहीं कर पा रहा, और देखें इसराइल के पास जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेकिन 200 मिसाइल बगैर किसी के फायर किए जाते हैं और वो रडार में भी नहीं आते और फायर भी हो जाते हैं। अब इसराइल क्यों छुपा रहा है उन नुकसानात को? बताए पूरी दुनिया को, मैं लुट रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मारा जा रहा हूं, और ऐसे ही मारा जाएगा और मारेंगे भी, और ये मरेंगे भी, और इनका नामो निशान मिटेगा भी। इजराइल की तरफ से तो बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं, जैसे कि आपने बताया, वो एक जर्नलिज्म का ट्रिक ही आपने बताया कि किल्ड और दूसरा डाइड, ये बड़ा डिफरेंस है। और मारे गए, और ये लफ्जों का के साथ खेलना है, किसी को मैनिपुलेट करना है, सिर्फ लफ्जों का इस्तेमाल करके की जाती है। ये एक किस्म की मुस्लिम कम्युनिटी की तज़हीक की जाती है। और यहाँ पे मुसलमान होना या सब कुछ होना बाद में, इंसानियत देखी जाए ना, इंसानियत पे तो अमेरिका बोल सकता है ना कि क्या इंसानियत सोच वाकयात वहां पे पेश आ रहे हैं। और इवन अमेरिका की तरफ से तो हनान हमें पता ही है कि कोई स्टांस नहीं लिया जा रहा है। इवन तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की अगर मीटिंग बुलाई जा रही है, तो अमेरिका का यही स्टांस है कि हम उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, सीज फायर वगैरह हमारी तरफ से कोई उसको सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा भी बात करें तो पैलेस्टाइन जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक
मतलब आई डोंट इवन हैव वर्ड्स, शायद परसेंटेज में अगर बोलें कि कितना लैंड उनका बच गया है उनके पास, तो वो नॉन एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो इजराइल ने ऑलमोस्ट वो जो सारी जगह है वो टेक ओवर कर ली है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आगे चलते हुए, जब जगह इतनी कम रह गई है, ये एस्केलेट होता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वक्त के साथ साथ ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि लैंड भी बहुत कम रह गया, और एक वक्त ऐसा आएगा कि पैलेस्टीन एज अ कंट्री, और जो जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, जहां पर किसी भी कौम को जैसे आपने भी बताया कि किसी भी एक लाइन को खत्म कर दिया जाता है। फातिमा, आपके वाले पॉइंट में ये कहूंगा, जितना दबाओगे वो उतना दबेगा, लेकिन जब वो दब जाएगा तो फट भी जाएगा। मेरे ख्याल में वो वक्त आ चुका है, इस तहरीक को अगर रोका ना जाए तो इस तक जाएगा कि इसराइल खत्म होगा। मैं ये कोई कैटेगोरिकली मैं नाज़रीन को मैं कोई कुछ नहीं बात कर रहा, ये मेरे दिल से बात है। मुझे लग रहा है मेरे अल्लाह अब बदला लेगा इनसे, और क्योंकि उनकी अब हद पार हो चुकी है। उन्होंने बच्चे जो दुआएं करते हैं, जब अल्लाह के अजाब आए तो ये अगर बात आप बनी इसराइल के ऊपर देखें, तो जब आगे हजरत दाऊद की कौम और आगे हजरत लूत की कौम के ऊपर अजाब आए थे तो दुआएं की गई थी, तो अजाब आए तो वो अंबिया, बहुत सारी ऐसी मिसालें हमें पाएं कि अल्लाह ने अजाब कौमों से उठाए। क्यों उठाए? औरतें और बच्चों ने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी, या अल्लाह तेरे बंदे हैं, हमें माफ कर दे। वो रब है, वो तो माफ कर देता, और जिसकी सुनी गई जब, तो फिर दूसरा देखेगा उसे इबरत का निशान कैसे बनाया जा रहा है। जो आपने बात की अमेरिकन की, तो मैं एक चीज जरूर मेंशन करूंगा, हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना होगा, आप भी करें मैं भी करूं। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले तनमनजीत सिंह देसी, एक ब्रिटिश सिख, पहला पगड़ी वाला सिख देसी एमपी है जो स्लाउ से है, वो बोला है, और इतना बोला उसने प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन खत लिखा। उसने कहा मुझे बताएं बरतानिया से जाने वाला पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है इसराइल में, हम क्यों इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें ऐसे लोगों को। और उसने कल फिर फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, क्या हम खामोशी इख्तियार करेंगे, क्या हम फलस्तीनियों को मरने देंगे? कहां है इंसानी हमदर्दियां जो बरतानिया हमेशा दिखाता आया है? और ये चीज तनमनजीत सिंह देसी समेत जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर लोग बोल रहे हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना होगा ताकि आवाज उनकी और बढ़े। और बिल्कुल सही आपने बिलाल का, आई लव कि हम इस इशू को जो है मजीद हाईलाइट करें और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें। मजीद भी बात करेंगे कि और कौन से ममालिक हैं जिनकी तरफ से बेटर स्टांस जो है हमें हम देखना चाहेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की अगर कारोबारी मराकज़ के हवाले से गुफ्तगू करें तो कोविड के बाद एनसीओसी के फैसले को देखा जा रहा है कि अब 24 तारीख को ये जो कहा जा रहा है कि मरहलावार ओपन डाइन इन जो है रेस्टोरेंट्स की वो खोल दी जाएगी। शादियों के लिए भी ओपन जो है हॉल के अंदर या फिर ऐसी जगह जो कि ओपन एयर हो, उसके लिए शादियों के खैमे वगैरह लगा के या वहाँ पे मार्किज लगा के की जा सकती हैं। तो इसके ऊपर और इसके साथ साथ मौजूदा जो टेक्सटाइल पॉलिसीज चल रही हैं, या एक्सपोर्ट्स में बढ़ाव आ रहा है या कमी आ रही है, पोस्ट कोविड सिचुएशन को देखते हुए इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है बिलाल डोगर साहब को ही, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर तो काफ़ी बिलाल गुफ्तगू हुई। अब थोड़ी सी कारोबारी सिचुएशन जो मौजूदा पोस्ट कोविड अगर देखें तो क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बताइएगा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, और जो एनसीओसी की तरफ से जो फैसले किए गए हैं उसका खैर मकदम किया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। अच्छा हनान, दो डिफरेंट चीज़ें, अगर हम ताजरों की बात करें तो वो अच्छे खुशाइंद कह रहे हैं कि 8 बजे तक दुकानें खुली। मेरे ख्याल में इसे फिक्स टाइम भी और बहुत सारे ताजरों के मुतालबे से फिक्स कर दिया जाए। 24 घंटों का मुतालबा है कि 24 घंटे खुले रहें ताकि रश कम हो। लेकिन अगर 8 बजे तक बंद करें, आने वाले गर्मी के महीनों के अंदर हमारा एनर्जी क्राइसिस जो होता है, लोड शेडिंग, ट्रिपिंग, वो हमें रुक सकती है। और एक टाइम फिक्स हो जाए ना बाजार इस वक्त, और 8 बजे के बाद देखें कि अगर जिन्होंने आउटिंग करनी है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, खाने के लिए जाना चाहते हैं, वो सुकून से जाए। जब आप रात 12 बजे से 1 बजे तक दुकानें मार्केट खुली रहती हैं, फिर रश ही रहता है पूरा शहर, वो भी लोग आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो हो, अगर मार्केट वैसे आम दिनों में भी इतना मतलब बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। देखिए मगरिब के बाद भी आपके पास एटलीस्ट 1-1.5 घंटा है कि आप शॉपिंग कर सकें। अगर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की, तो कोरोना हमारे लिए बाइस रहमत बना एक्सपोर्ट्स के अंदर। पहले फर्स्ट वेव आई, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, खुदा चाहे तो जहमत को भी रहमत बना देता है।
थर्ड वेव आई, अब फिर पता इंडिया और बांग्लादेश बंद हुआ, पूरी दुनिया से जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे पास आ गए। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कपास इस वक्त कम थी, हमारी 14 लाख, हम 1 करोड़ 40 लाख बेल पे गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 58 लाख बेल हुई। आने वाले साल में मजीद कम होने का अंदेशा है, लेकिन बलूचिस्तान वाली ज़मीन पे हमें काम करना होगा इन शॉर्ट। लेकिन आगे एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स इन 4 माह के अंदर, जो पहले 4 माह हैं हमारे 2021 के, तो 3 माह के अंदर डेफिसिट में, हम खसारे में हैं। सिर्फ 1 माह मार्च के महीने के अंदर हम ज़रा प्रॉफिट में आए थे, ऊपर आए थे। अब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ईद के ऊपर मैंने अभी परसों खबर दी, ईद के ऊपर किराया होता है 20 से 25 हज़ार नॉर्मल कंटेनर का, 40 फुटे का, 20 फुटे का जो कराची जाता है। ईद पर 1 लाख किराया लिया गया। ये कोई पूछने वाला नहीं। कंटेनर्स का किराया $7,000 था, जो कि हमारे फ्रेड रेट्स थे कंटेनर्स के, $40,000 पे चले गए हैं। अच्छा, फिर भी आपको यकीन नहीं है आपका कंटेनर लगेगा, क्यों? चाइना से और बाकी ममालिक से आने वाले कंटेनर $9,000 पे कर रहे हैं। ठीक है, शिप हमारे पास ना अपनी है ना ऐसा कोई सिस्टम है। कंटेनर्स की फिर शरारत बढ़ने दी, कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई है, जिसके बिना ये पहले भी उन्होंने इस पर प्रॉपर किया था कि कम होने की वजह से कीमतें जो हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। अब जो ग्रां फरोश है वो सिर्फ सड़कों पे इस तरह नहीं, वो एक्सपोर्टर्स के अंदर भी घुसे हुए हैं। अब गवर्नमेंट ये कह रही है जो जितना माल लेके एक्सपोर्ट करेगा उसका चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, तो इनको कौन चेक करेगा? जो कमा रहे हैं, जो इजाफी पैसे कमा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा था यॉन के ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया गया तो हमें फायदा होगा। यॉन ड्यूटी फ्री कब तक है? 30 जून तक, 1 माह बाकी रह गया है। अभी आपने नोटिफिकेशन किस दिन कर रहे हैं आप? 15 मई को, यानी कि 1.5 माह का टाइम दिया है। 1.5 माह के अंदर क्या आप अपनी कमी पूरी कर लेंगे? एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इसे तब तक इजाजत दे दी जाए जब तक हमारा कमी पूरी नहीं होती। अब 30 जून के बाद दोबारा से पीटना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे, बढ़ा दें, इसे आगे कर दें, हम मर गए, हमारा यौन। एक कंटेनर जो है यौन जो है कपास जो है 40 दिनों तक पाकिस्तान में पहुंच रहा है, क्योंकि अमेरिका से आ रहा है, 40 दिनों तक पहुंच रहा है। जब ये 40 दिनों तक यहाँ पहुंचना है तो इसके अंदर फिर आपके पास तो ये अब ऑर्डर्स देंगे तो ये पहुंचते जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो ये 40 दिन का अभी जो गैप है, इसमें जो यौन खरीदना जो पाकिस्तान के अंदर पड़ा है, फिर आप कहते हैं ये सट्टेबाजी होती है। तो यौन मार्केट के अंदर बैठे लोग कहते हैं जी हमारे पास कोई आगे पैसे देके हमसे सौदा खरीदता है, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज हुई है, गंदम की कटाई, जैसे प्री ईद जो था खरीदो फरोख्त बहुत कम थी, दुकानदार परेशान थे। अच्छा, पोस्ट ईद अभी ये 4-5 दिन के अंदर एकदम से खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ है, कपड़े की मांग में इजाफा हुआ। क्यों? जो लोग होते हैं ना, किसान और रूरल एरियाज के लोग, वो अपनी जमीन जैसे ही ये गंदम की फसल उठाते हैं तो बेच देते हैं, तो बेचने के बाद अब वो अपनी बेटियों के लिए जहेज इकट्ठा कर रहे हैं, कपड़े बनाना शुरू कर दिए हैं, अब पैसा रोटेट हो रहा है। अब वो दुकानदार कह रहे हैं कि ड्यू टू डिमांड की वजह से अब हमारा थोड़ा सा लग रहा है कि मंडी बेहतर होगी, लेकिन जैसे डिमांड बढ़ी है, यौन के एक बैग के अंदर 4000 फीसद इजाफा हो गया। प्रॉब्लम ये है, डिमांड बढ़ने के साथ कीमतें उठ जाती हैं। मोनोपोली हर जगह पे मौजूद, मोनोपोली है। देखें, इन्वेस्टर है वो, गवर्नमेंट उसे इजाजत देती है इन्वेस्टमेंट करने करे, लेकिन आपने चेक एंड बैलेंस करना है तो करें, प्रॉपर करें, और चीजों को थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है। फिर वही बात आ जानी है, हुकूमत का ध्यान इस वक्त यहाँ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं है। एक पुअर तरीन एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तरीन ग्रुप जो है वो यही तस्लीम कर रहा है कि इनके इख्तियार में कोई नहीं, इनके बस में कोई नहीं है, ये नाकिस पॉलिसियों के साथ चल रहे हैं। पहले हम कहते थे तो तस्लीम नहीं करते थे, अब वो कहते हैं तो तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर के घर के बेटी तो फिर लंका ढा देते हैं ना। तो किसी कल मैं मिनिस्टर की बात भी सुन रहा था, वो कह रहे थे घर की लड़ाई को घर में बैठ के करना चाहिए, बाहर जाके उसका ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। ढंडोरा तो अब उन्होंने पीट दिया क्योंकि आप लोग उनकी सुन नहीं रहे थे। तो चीजें तो कुछ सच्चाई थी जो बाकी लोग कह रहे थे। अब बहुत सारी चीजें देखें, अब जोन सी इंक्वायरी खुली है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुद फंसी जा रही है उसमें। अब रायबन वो जो रिंग रोड वाला एक किस्सा है वो कितना बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग गुलाम सरवर साहब पे उंगलियां उठ रही हैं, उनके खानदान पे उठ रही हैं, और बहुत सारे लोगों की तरफ अब वो जा रही है उंगली, जी इसने भी की, इसने भी करप्शन की। अब इससे पहले ये नैब की तरफ से, ये इनकी तरफ से कहा गया कि नैब के अदारे को थोड़ा सा हम मोल्ड कर दें जी, उसके अंदर नरमी कर दें। अब ऑपोजिशन नहीं चाहती। वो पंजाबी में ना एक छोटी सी बात कहते, साढ़ा टाइम लंघ गया, हुण तुहानूं दसांगे तुहाडे नाल किहड़े भाव विकणी है कि हमें, हमारे साथ तो टफ टाइम गुजर गया आपका।
और हमारी कल बात भी हो रही थी तो आप मुझे यही बता रहे थे कि किस तरह से जो है ऑब्वियसली कोई भी इक़्तिदार में जब गवर्नमेंट आती है तो पहले 4 साल तो आपको मिल जाते हैं कि चलें जी आप परफॉर्मेंस बेसिस पे दिखाते हैं, और आखिरी साल जो होते हैं वो तो सिर्फ वैल्यूएशन होती है। आपने अगले इलेक्शंस के लिए दिखाना होता है कि क्या हम फिर से कैपेबल हैं, क्या फिर से हम लोग इस इलेक्शन में आपको हमें वोट देना चाहिए। तो मुझे पता है आप जो करंट गवर्नमेंट है कोई भी उसको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, एक्शंस पे ज़रूर उनको रखना चाहिए। पीटीआई की तरफ से कोशिश तो की गई है पिछले जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, तो आगे चलते हुए क्या कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे आपको लगता है? क्योंकि कहा जाता है जी एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, टैक्सेस भी ऑब्वियसली जहां एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं अर्निंग्स बढ़ी हैं वहीं टैक्सेस भी ज़्यादा हो गए, तो क्या हमारी इकोनॉमी जो है जो बेसिकली सबसे बड़ा इशू हमारा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जिसकी वजह से और बहुत सारे इशूज जो हमें वो पेश आते हैं, इकोनॉमी में कोई बेहतरी है और आते हुए अभी तक क्या परफॉर्मेंस है, आगे चलते हुए कोई बेहतरी होगी अगले इलेक्शंस में, क्या लगता है क्या होगा? फातिमा आपने एक लफ्ज़ यूज किया कोशिश की, काश ये कोशिश ही कर लेते। अच्छा। मैं इतना कहूंगा कि काश मैं अक्सर निकलती दिल से आवाज आती काश पीटीआई कोशिश कर लेती, क्यों कुछ बेहतरी होती। हनान सियासी थोड़ी क्या काफी मेरे ख्याल मुझसे ज्यादा बसीरत भी रखते होंगे, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सियासत के अंदर हम जब जाते हैं ना तो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक इनके अपने मेंबरान असम्बली हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। अब मैं उनका नाम लूंगा, कहते हैं हम चूचू का मुरब्बा हैं, हम मुख्तलिफ सियासी ग्रोहों से निकले हुए मुख्तलिफ चूचू हैं जिनका मुरब्बा बन चुका है और जिसकी वजह से हमारा दिमाग नहीं आपस में मिलता, एक इधर खींचता है दूसरा उधर खींचता है, अब चौथा उधर भाग रहा है। अब एक ग्रुप नहीं है। अब एक छोटे से क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो उससे एक छोटा सा जुमला बोलूंगा, तरीन साहब वाले मामले पे शाह महमूद कुरैशी और कुछ वुज़रा लगता है कि जलती पे तेल का काम अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बिल्कुल, वो चाह रही आग ना बुझे, अगर बुझ गई तो ऐसी तो फिर पीछे खुडे लेने लग जाएंगे। लेकिन इन फ्यूचर देखते हैं बहुत अच्छी लगती है कि वो अकाउंटेबल होल्ड करते हैं और करना भी चाहिए, हमारा काम है, हमारी जॉब है ये कि हमने मेक श्योर करना है कि अवाम के साथ जस्टिस होना चाहिए, कहीं पर भी जो है इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। लेकिन वक्त जो है वो कम होता है हमारे पास हमेशा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते बिलाल आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत ही जो गुफ्तगू है वो अच्छी रही इन टर्म्स ऑफ पैलेस्टाइन भी, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हमने जरूर कोशिश की कि सियासत और फैसलाबाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तरफ भी आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें कुछ ऐसे गेस्ट ने जो है वो ज्वाइन किया है जिसके अंदर फातिमा काफी इंटरेस्ट ले रही थी, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ एक्चुअली अनान, बिकॉज मेकअप और तैयार होना, अपने आप को ग्रूम करना किसको नहीं पसंद है, चाहे वो लड़कियां हो, आजकल तो लड़कों को भी बहुत पसंद है अनान, मतलब अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप रखना चाहिए और बहुत अच्छा है। और आज हम लोगों ने अपने स्टूडियो में स्पेशली एक बड़े ही मज़ेदार जो है शख्सियत को बुलाया है जो कि आप लोगों के लिए भी कुछ टिप्स ट्रिक्स, और यहाँ पर हनान एक्चुअली में हमारे स्टूडियो के अंदर लाइव एक मेकओवर जो है वो होने वाला है। बिल्कुल एक किस्म की ऐसी क्लास होगी जिससे बहुत सारी खवातीन होंगी, उनको पता चल सकेगा कि अगर शादी ब्याह पे जाना है तो घर के अंदर किस तरह से अपने आप को तैयार किया जा सकता है। और अब कोविड की वजह से तो ना और डाइन इन खोल दिया गया, उसके साथ साथ शादियों के सीजन भी अब स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग करेंगे, तो ब्यूटी पार्लर्स पे बहुत रश पड़ने वाला है। और मैं ना एक और आपको मजे की बात बता दी थी कि अगर कोई चीज भी ना हो, ना शादियां हो, ना डाइन इन खुला हो, तस्वीरें तो लेनी होती है। फिर भी इंस्टाग्राम इज इंस्टाग्राम, तो आपको चाहे आप जितने मर्जी फिल्टर लगाते हो, जो काम एक ब्यूटिशियन कर सकता है ना, और जो मेक ओवर आपको एक ब्यूटिशियन दे सकता है, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स स्पेशली आपको जरूरत होती है, वो आज हमारे शो के अंदर लाइव जो है हमारे मॉर्निंग शो के अंदर आप लोगों तक पहुंचाने के लिए खास तौर पर हनान हमने इन्वाइट किया है हमारी बहुत ही अमेजिंग सी ब्यूटिशियन अमारा राहील को। अस्सलाम वालेकुम अमारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी ठीक, अल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू। मतलब इतनी फ्रेश लुक आ रही है नान, मतलब आई थिंक और ब्यूटिशियन का काम भी तो होता है ना, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो पहले अपने आप को बेहतर करना पड़ता है, फिर ही उसे देख के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट। आई थिंक जितनी एक्साइटेड मैं और ये नान आप सोच नहीं सकते, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव दिस, आई रियली वांट टू नो, एंड मुझे लगता है हनान भी एक्साइटेड है, लेकिन हनान सिर्फ शो नहीं कर रहा है। मैं एक्साइटेड इसलिए ज्यादा नहीं हूँ, आप इसलिए ज्यादा एक्साइटेड है, आपने सुबह सुबह आके क्योंकि मेकओवर भी करना होता है, तो मेरा ख्याल है आगे बढ़े, मेकओवर करना कैसे है, चलें जल्दी से जो है ना आपकी तरफ बढ़ते हैं हमारा। और क्या लुक आपके माइंड में है आज के लिए, क्या आप चाहेंगे हमारी व्यूअर्स के साथ शेयर करना? आज मैं ब्राइडल लुक दूंगी और सॉफ्ट सी आईज
और अच्छा सा ब्राइडल हेयर स्टाइल दूंगी। बहुत अच्छा। प्यारी है और लुक भी चेंज होगी और मेकअप भी सॉफ्ट होगा। अच्छा, और मेकअप के लिए आप फाउंडेशन, क्योंकि मैं देख रही थी आपने थोड़ा सा अप्लाई करना जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कर दिया था, जी, तो फाउंडेशन के हवाले से क्या स्किन टोन आप रखने वाली हैं, कोई इस तरह की अगर थोड़ी सी आप हमारे ऑडियंस को बताएं, और आप अगर चाहें तो आप शुरू कर सकती हैं। जी जी, हमारी मॉडल की जो टोन है उससे एक टोन ही मैं ऊपर जाऊंगी, ज्यादा फेयर नहीं करूंगी, नेचुरली रखेंगे उनकी टोन को। सही सही। और इसके अलावा भी मैं पूछना चाह रही थी कि कोविड की वजह से कोई डिफरेंस आया है आपके मतलब मेकअप स्टाइल्स के अंदर? ऑब्वियसली लोगों को घरों में करना पड़ रहा है, कुछ पार्लर जाने में भी कुछ लोग डर रहे होते हैं, तो और उस शादियों ब्याहों में वो रश भी नहीं होता, तो हाँ। प्रेजेंटेशन थोड़े कम होते हैं। हाँ। तो क्या वैसा ही और मेकओवर मास्क किया पहनना जाए? पड़ता है ना, मैंने हाँ। कई लोगों को देखा कि वो आंखों का मेकअप कर लेते हैं, एक्चुअली वो नीचे नहीं करते हैं। उस सवाल से भी बताइए। जी जी, आंखों का मेकअप मैं आज करके दिखाऊंगी। दरअसल मैं काशी की स्टूडेंट हूँ, बहुत नेचुरल और सॉफ्ट लुक रखूंगी और बहुत इजी टिप के साथ बताऊंगी। काशी, ये कराची वाले काशी मतलब जी? अब तो मेरे ख्याल है मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई और हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड तो मेरे ख्याल है स्टार्ट किया जाए। आप शुरू कर ले, ठीक है? Thank you, हाँ। तो और फातिमा, हम ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी और बहुत सारी चीजें खवातीन को, खासतौर पे हमारी जो व्यूवर्स हैं इस वक्त घरों में बैठे देख रही हैं, उनको बहुत सारी चीजें सीखने को आज मिलेंगी कि मेकओवर किस तरह से किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ अमारा साहिबा से ये पहले पूछ लीजिए, सबसे पहले क्या चीज अप्लाई करेंगे फेस पे? मैं बेस लगाऊंगी, ये हांडी बेस नॉर्मल प्राइस में अगर कोई परचेज करना चाहे तो मुख्तलिफ कंपनी जैसे रवाज, शेफर उसमें मिल जाएंगी। फिलहाल ये मेरा खुद का फार्मूला है जो मैं बेस अभी अप्लाई करूँगी। आपने ये जी। मतलब कुछ आपने कलर्स मिक्स कर ये बनाए जी, हुए? जी। चलें ठीक है, आप चलें। स्टार्ट कर दें। हनान, आपको पता है कि फाउंडेशन जो होती है ना मेकअप की, आई एम श्योर ऑब्वियसली जो लड़के मैं होते तो हैं उनको परेशान होता वैसे था, कम ही इतनी इतना चीजें पता होता है। लगाती हैं खवातीन, मतलब क्या पहले फाउंडेशन, बेस और पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ फातिमा आप भी थोड़ा मुझे गाइड करें, क्योंकि अगर मैं किसी इसलिए- स्पेशल के लिए अगर लेना पड़ेगी चीजों को तो हाँ। पता होना चलें, चाहिए। ये बिल्कुल वैसे हनान आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि जो अगर खुद मेकअप नहीं भी करते हैं तो उन लोगों ने वैसे गिफ्ट करना होता है। फाउंडेशन एक्चुअली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फाउंडेशन का जो कलर हो वो बिल्कुल सही हो। और फाउंडेशन अगर आपने अच्छी अप्लाई किया हो ना हनान, तो आपका जो मेकअप होता है ऊपर स्मूथली लग जाता है। यानी कि अगर फाउंडेशन खराब है तो उसके ऊपर मेकअप करना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्मज नहीं करना होता है, ये एक बड़ी टिप भी है। और मैं देख रही हूँ कि हमारा जो है एक्चुअली ब्लेंडर का इस्तेमाल होता है ना, या ब्रश का इस्तेमाल ब्रश किया का जाता mostly है या फाउंडेशन के लिए, लेकिन हमारा अपने उंगली का इस्तेमाल कर रही है, जिससे मुझे ये नजर आ ज्यादा रहा है माहिर कि लग रही है मुझे। जैसे मैं बिल्कुल। पहले कह चुकी हूँ आपको कि मैं सर काशिफ असलम की स्टूडेंट हूँ। काफ़ी सारी झलकियाँ आपको उनकी मेरे में नज़र आएंगी, क्योंकि हाँ। वो भी फिंगर से ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए मैं भी फिंगर से ही करूँगी। हाँ, और ऑफ कोर्स आपको पता है हनान कि काशी हैज बिकम अ वेरी ह्यूज ब्रांड इन पाकिस्तान, और उन्होंने अपनी जर्नी भी कुछ इसी As a तरह beautician, he is से very famous. वेरी अमेजिंग फेमस। इंस्टा पे हो या फिर वैसे उनकी हो। पिछले दिनों कोविड से पहले की सूरत हाल आपको फातिमा बताता हूँ, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट की बीट को भी कवर करता हूँ। काशी फैसलाबाद आए और मैंने खवातीन का इतना बड़ा हजूम एक जगह पे फैसलाबाद के अंदर नहीं देखा हनान, आपको था। पता है कि जब बात आती है ग्रूमिंग की, मेकअप की या कपड़ों की, तो औरतें जो है ना वो, और आजकल मैं सिर्फ औरतें नहीं कहूंगी क्योंकि आजकल मैंने देखे लड़के भी जो है ना उनको फुल फैशन का होता है कि भाई हमारे चाहे जूते हों, और हनान आपको भी जूतों का वैसे बहुत शौक है और ये मुझे पता है। शूज एंड वॉच इज द बेस्ट थिंग फॉर मेंस। मतलब लड़कों के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व वही चीज की जाती है, तो उसके बाद ड्रेसिंग पे चीज आ जाती है। फिर आजकल तो हेयर स्टाइल्स, जैसे लड़कियां कॉन्शियस होती हैं तो हेयर स्टाइल भी बनाना जरूरत समझा जाता है। और हेयर स्टाइल के साथ साथ आजकल तो मैं ये भी देखता हूँ कि खवातीन की तरह फेशियल्स मर्द भी करवा रहे होते हैं। ईद पे सैलून्स पे बर्डन रश बहुत बढ़ और जाता है। हनान, मेरा ख्याल है कि स्किन केयर इज समथिंग जो कि हर किसी को करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अच्छे लगना चाहिए और वेल ग्रूम जो है वो लगना चाहिए। और क्योंकि ऑफ कोर्स इवन आप हमारी सोसाइटी में देख लें, आई थिंक हमारा बहुत हद तक हम लोग जो है उस तरफ आना शुरू हो गए कि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे, और बड़ा ज़रूरी भी है। और मैं देख रही हूँ कि हमारा ने सबसे पहले ना आंखों से स्टार्ट किया है ना, और मेरा ख्याल है कि आंखों के साथ ना मेकअप जो होता है, ऑफ कोर्स वो आप स्टार्ट करो तो आप बाकी की लुक डिसाइड कर सकते हैं। पूछे ना हमारा से कि ये आगे क्या करने जा रही हैं। हाँ जी, मैं जरूर यही मैं आना चाह रही थी हमारे अभी की मैंने तरफ। आइज को कंसील किया है और इसके ऊपर अभी मैं पाउडर लगाऊंगी और फिर आइज मेकअप स्टार्ट करूंगी। अच्छा, और आपने ये कलर, आप अभी पाउडर अप्लाई कर रही हैं? जी जी। और कलर आप कौन सा, आपने कोई कलर पैलेट चूज की है? जी जी, मैं करती हूँ अभी। और बेस से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ पहले मैं आइज से स्टार्ट करूँगी
काफी सारी लेयर लगा देते हैं, जैसे बेस की ऐसा कुछ नहीं होगा इस पे। अच्छा, आपने एक लेयर अप्लाई की है, वो तो हमने भी बिल्कुल देखा। ये देखिए, मैं ये पाउडर है, कोई भी आप ले सकते हैं, टेल्कम पाउडर। हाँ, इससे ये है कि बेस हमारी फटेगी नहीं, वहाँ ही सेट हो जाएगी यानी। अच्छा, ये एक बड़ा ट्रिक है और यही मैं बात कर रही थी कि एक ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आपको ऐसी टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि शायद नॉर्मल लोग आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बात की पाउडर की, टेल्कम पाउडर, जो कि बड़ा नॉर्मली घरों में इस्तेमाल किया जाता है और कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद कि मेकअप के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपकी बेस या फाउंडेशन आपने सेट करनी है तो आप टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आप कौन सा कलर पैलेट आंखों पर यूज करेंगे? बिकॉज मेहरून ड्रेस है, उसके ऊपर गोल्ड ज्यादातर मुझे नजर आ रहा है। मैं जो लाइन ड्रॉ करने वाली बड़ी सॉफ्ट लुक रखने है, तो इस वजह से मैरूनी कलर मैंने अभी उठाया है। अच्छा। ये मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। और मैरून वैसे भी ड्रेस के साथ भी मैच कर रहा है ना, क्योंकि आज ब्राइडल मेकओवर किया जा रहा है, तो ब्राइडल कॉच्योर भी इन्होंने पहना हुआ है। बिल्कुल। तो इस चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए एक मेकअप आर्टिस्ट है जो मेकओवर करती है। बिल्कुल, और बड़े ज़रूरी भी होते हैं कि आप माइंड में रखें कि किस कलर के कपड़े हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप उसके साथ मैच नहीं करते हैं या अलाइन नहीं करते हैं तो चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है। ऊपर से ब्राइडल मेकअप की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इट हैज़ टू बी नेचुरल, एट द सेम टाइम उसको ब्राइडल भी होना होता है। तो मतलब वो आपको कहीं मिडिल ग्राउंड उसके लिए ढूंढना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैरून कलर का इस्तेमाल करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि क्रीज बोलते हैं इस एरिया को, और अपर क्रीज एरिया में उन्होंने उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया है। उसके बाद अगर ये अभी देख रहे हैं आप लोग तो उसमें डिफरेंट कलर्स का वो ब्लेंड कर रही हैं ताकि वो एक शेड में ना जाए हनान, बिकॉज ड्रेस में 3-4 कलर्स जो हैं। इवन अब तो जो नई एक्सेसरीज आ रही हैं, जैसे मेरा इस चीज़ में ज़्यादा शौक तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब स्क्रॉलिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस जो करती हैं लड़कियां एक मिनट में, जो है वो मेकओवर करने के बाद चेंज हो जाती हैं, तो उसमें देखता हूँ कि शेड्स ऐसे ऐसे आ गए कि मल्टी शेड्स होते हैं एक ही डिब्बी के अंदर, वो लगाते हैं तो उसी से मल्टी शेड्स निकल रहे होते हैं। पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट के अंदर टिकटॉक पे स्पेशली जो है ना, ये सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस की आपने बात की। आई थिंक टिकटॉक से ये ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था, जो कि अब ऑफ कोर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हमें होते हुए नजर आता है। और वो जो 3 शेड्स आपको हनान नजर आ रहे हैं, जैसे मैं कह रही थी कि वो इवन दो उन्होंने स्टार्ट मैरून के साथ और रेडिश टोन में उन्होंने स्टार्ट किया था अप्लाई करना आईज के ऊपर, लेकिन अब वो डिफरेंट टोन्स के अंदर जाना शुरू हो गए। बहुत ही मजेदार सी टेक्निक मुझे नजर आ रही है, जो एक यू शेप मुझे लग रही है। और मैं अमारा की तरफ भी चलते हैं और अमारा से पूछ लेते हैं कि आई शेडो अप्लाई करने के लिए क्या टेक्निक है जो वो भी इस्तेमाल कर रही है, कितनी डिफरेंट टोन्स आप अपर क्रीज एरिया में देने की कोशिश कर रही है अमारा? मैं यही कहना चाहूंगी, ये 1 लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे फिंगर से अच्छे से ब्लेंड कर लें। अच्छा। बास के मेकअप आप देखते होंगे कि लाइन ऊपर नजर आती है, ब्लेंडिंग नहीं होती। और ये बात कि जब आप लाइन ड्रॉ करें तो बिल्कुल नोज के साथ टच ना करें। ऐसा भी होता है कि बास नोज के साथ ले आते हैं और आइज छोटी दिखती है। थोड़ा सा फासले पे हमने रखनी है और फिंगर से ब्लेंडिंग करें, अच्छी हो जाएगी। जरूरी नहीं कि किट के अंदर जितने कलर है आप सारे अप्लाई कर दें। सही। तो आपने फिंगर से ब्लेंडिंग, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारा आप ज़्यादा कर रही हैं, तो क्या इससे कोई डिफरेंस पड़ता है फिंगर से ब्लेंड करने में और अगर जो रेगुलरली ब्लेंडर या ब्रश इस्तेमाल किया जाए? जी, फिंगर से ब्लेंडिंग ये है कि हमारी बॉडी में हीट होती है तो उससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। अच्छा, शाइन आती है। शाइन नहीं, शाइन तो नहीं खैर कह सकते, फिलहाल ब्लेंडिंग हीट की वजह से बहुत अच्छी आ जाती है और कलर जो हम अप्लाई करते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग से नजर नहीं आते। मेन तो से एक नेचुरल लुक है जो कि आती है और वो दिख भी रहा है। बिल्कुल हनान, और जितना आपका मेकअप जो है वो स्मज नहीं हुआ हो, यानी कि जितना वेल ब्लेंडेड हो, एंड आई एम श्योर कि ये जितने भी लोग, जितनी भी औरतें मेकअप करती हैं वो मेरे से एग्री करेंगे कि मेकअप का जो ब्लेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आई मेकअप का ब्लेंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आईज एक ऐसी चीज होती है फातिमा कि आप मेकओवर किया हो या मेकओवर के बगैर हो, सबसे पहले आपकी नजर जब किसी नजर के साथ मिलती है तभी उसका पता चलता है। हनान, ये आपने बड़ी करेक्ट बात की है कि आंखें जो हैं वो बड़ी जरूरी होती हैं। गुस्ताखियां माफ हो। तो आंखें जो हैं उसका मेकओवर अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी फेस पे भी आहिस्ता आहिस्ता नजर जाना शुरू होती है, तो फिर एक अच्छा इंप्रेशन होता है। बिल्कुल, और फर्स्ट थिंग जो आप यूजुअली मोस्टली नोटिस करते हैं किसी के बारे में वो आंखें ही होती हैं। जब कम्युनिकेट आप किसी के साथ कर रहे होते हैं, स्पेशली जैसे कि हनान भी कह रहे थे कि जब आप
किसी भी बात कर रहे थे, तो आंखें बड़ी ज़रूरी होती हैं। और कोई भी मतलब आपको गुस्सा आता है, और एक्चुअली हनान दिस इज अ फैक्ट कि अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन होता है, कोई भी आपके जज्बात सबसे पहले जज आंखों से ही किए जाते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी होता है। आई मेकअप स्पेशली जो है जो भी लोग करना पसंद करते हैं, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इट हैज़ टू बी द राइट वे। अगर वो ज़्यादा रेड हो जाए, बिकॉज कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि आप अप्लाई उसको सही नहीं कर पाते या आप ब्लेंड सही नहीं कर पाते, जो कि हमारा ने बड़ी अच्छी टिप दी है कि आप उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ब्लेंडिंग। क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपकी आंखों के ऊपर बड़ा ब्राइट सा कलर हो और वो रेड हो बिल्कुल सारा के सारा, अनलेस आपको वो टेक्निक आती हो, जो कि ऑफ कोर्स एक ब्यूटिशियन को सबसे अच्छी टेक्निक्स का पता है। उन्होंने बड़ा ही सटल मैरून को कर दिया है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि वो ओवर पावर नहीं कर रहा ड्रेस को। आप नहीं चाहते कि आपके कपड़ों को आप ओवर पावर कर दे, जो वाइब है उस दिन की वो ख़राब हो जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेकअप की वजह से। तो हमारा से मैं ये वैसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी फिंगर का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है? मतलब आप मिड फिंगर या फिर अपने थंब के साथ ज़्यादा कर सकते हैं, बेहतर क्या रहता है हमारा? मतलब हर एक का, किसी का फेस बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो आप किस तरह से इन चीज़ों को हैंड्स के साथ जो है वो ये ना हर ब्यूटिशियन का आदत बनी होती है, वो अलग अलग फिंगर से करती हैं। जैसे कि आप काशी को देखेंगे वो यूं करते हैं, आप उनके कोई भी देखेंगे ना, बाकी ब्यूटिशियन को भी मुख्तलिफ ग्रुप में मैं देखती हूँ, वो अपनी जो आदत बनी है उसी फिंगर से करते हैं। अभी मेरी फर्स्ट फिंगर है, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, मेरी आदत ये है, बाकी कोई मसला नहीं। ब्लेंडिंग वैसे ब्रश से भी तो मैडम कर सकते हैं ना, मतलब इसमें तो कोई मसला तो नहीं आ सकता। अगर ब्रश से आप, अगर किसी को नहीं आता जी हाथ से करना, तो वो ब्रश से भी कर सकता है। जी ब्रश से भी कर सकते हैं। और इट डिपेंड्स फातिमा, इट डिपेंड्स के आपका हाथ किस चीज पे सेट है। आप बाज लोग तो जैसे कि लकीर के फकीर होते हैं, स्लोन से काम सीखा होता है उन्होंने, तो ब्रश से ट्रेनिंग ली होती है, ब्रश के साथ ही वो काम करते हैं। मगर फिंगर से उनको ब्लेंडिंग नहीं आती। अभी मेरे पास कुछ ब्यूटिशियन भी आ रही हैं, स्टूडेंट हैं अब मेरी, तो उनको तकरीबन 11 साल, किसी को 12 साल हो गए हैं, तो अभी तक उनके मेकअप सेट नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं वो जो उनको कोर्स करवाए गए हैं उसी लाइन पे वो चलती हैं, कुछ बढ़ती नहीं आगे, कुछ करना नहीं चाहती। वैसे यहाँ पे ये पूछना चाहिए फातिमा कि अब तक कितने शेड्स हैं जो कि आईज पे हम अप्लाई कर चुके हैं? हाँ, और मैं हमारा, अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आप कितने हाँ जी, ब्राउन और मैरून और गोल्डन, और गोल्डन आपने ज्यादा तीनों चारों को मिक्स करने के बाद डोमिनेंस आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट स्किन टोन की आ रही है। और बिल्कुल गोल्ड आपको हनान नजर आ रहा होगा, बिकॉज जहाँ से हम बैठे हुए हैं वहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि गोल्ड जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है। इवन तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड के साथ हमारा ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको ब्लेंड क्योंकि अच्छी तरह किया है, तो जो प्रोमिनेंट कलर होगा वो गोल्ड होगा। क्योंकि ड्रेस भी मैरून है, आई थिंक बेस्ट चॉइस यही है कि मैरून को बहुत स्ट्रॉन्ग ना किया जाए, बल्कि सटल रखा जाए, अंडरटोन उसको रखा जाए, और गोल्ड का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डिटेलिंग जो मैं है हमारा से थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आप थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है, हमने हेयर स्टाइल भी बनाना है, पूरा मेकओवर भी करना है। तो वैसे ये भी एक टेक्निक होती है फातिमा कि कम वक्त में आप मुकम्मल कर लें हर चीज़। और डेफिनेटली कोई भी मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट, और आई थिंक उनको हमारे से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का सेंस होगा। बिकॉज जब आप ब्राइडल मेकअप करते हो या आप किसी फंक्शन के लिए किसी को तैयार करते हो, यूजुअली जो है अब बड़ा टाइम का इशू हो रहा था। बिकॉज इवन पर्सनली मैंने अगर कहीं पर जाना हो या किसी शादी पर जाना हो, तो यूजुअली ऐसे होता है कि मेरे पास वक्त बड़ा कम होता है, बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है। वैसे फातिमा, मैं आपसे लाजमी तौर पे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी आप मेकओवर करती हैं तो ड्रेसिंग उसके साथ किस तरह से चूज करती हैं, या ड्रेसिंग चूज करने के बाद मेकओवर को चूज करती हैं? ड्रेसिंग पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो उसमें ड्रेसिंग मैं पहले चूज करती हूँ कि मैं क्या ड्रेस पहनने वाली हूँ, क्या शूज पहनने वाली हूँ, क्या इयररिंग्स पहनने वाली हूँ, और उस पर डिपेंड करता है कि मैं मेकअप किस तरह का। बिकॉज अगर आपका ड्रेस बहुत हैवी हो और आपका मेकअप भी बहुत हैवी हो तो वो साथ नहीं जा सकेगा। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि कपड़े पहनने के बाद लुक बहुत डिफरेंट आ रही होती है। मतलब आपको देखने कॉम्बिनेशन बनाना भी आर्ट है, ये बहुत बड़ा आर्ट है, और आई डोंट थिंक कि कोई इसको बेटर कर सकता है देन अ मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन। बिकॉज उनको बड़ा, उनकी एक काम, रोज का काम ही होता है, और ये एक मुकम्मल आर्टिस्ट होते हैं, इनको पता होता है कि फेस को तराशना किस तरह से और किन किन चीजों के साथ तराशना है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल एक और चीज बड़ी ट्रेंड करती है कि लड़कियों की कोशिश होती है कि अपने नोज को पतला दिखाएं, और उसके लिए भी कोई मेकओवर होता है मेरा ख्याल। बिल्कुल, तो वो किस तरह से किया जाता है? वो कंटूर आपको पता होगा हनान, आई एम श्योर कि इवन जो हमारे अपने मेकअप आर्टिस्ट हैं मोहसिन, वो सबसे ज्यादा बेटर उनको पता होगा। बिकॉज यूजुअली वो ही जो है हमारा
मेकअप कर रहे होते हैं और इवन जो हमारी जो लुक होती है वही उसको करते हैं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा उनको होता है, जो मैंने नोटिस किया उनको करते हुए, वो यही किया कि कंट्रोल करते हुए आप सिर्फ लाइंस आप रखो और बड़ा सटल उसको रखना पड़ता है, बिकॉज ओवर कंट्रोलिंग से बहुत ही चीज़ें ना कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक ब्यूटिशियन जो है, आई थिंक उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी आसान होती है, वही काम जो आपको करने में शायद आधा घंटे या घंटा लग जाता है। अब जैसे कि उन्होंने जो ट्रिक बताया है पाउडर इस्तेमाल करने का, आई थिंक वो उससे ना चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि एक्सेसरीज हनान, क्या? वैसे आपका जो है ना, आप बिल्कुल मेकअप बहुत कम करते हो। मैं मतलब करता ही मोहसिन नहीं हूँ, आपके, आई थिंक बिकॉज मोहसिन को मेरा मेकअप करने में आई थिंक इट टेक्स लाइक 20 मिनट्स और 20 to 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन के हम किस लुक के लिए जा रहे हैं। और मैं जस्ट आपका बाल सेट करवाता हूँ और वो करवा के शुरू कर देता हूँ। तो इस पे मजीद भी फातिमा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब हनान की बारी आई तो हनान ना जल्दी से टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर ली, लेकिन चले बाबा, हनान मैं हम तो बाद में मेकअप आपकी करता ही तरफ आए, नहीं। क्योंकि मेकअप हनान जो है वो करते नहीं, जरूरत ही नहीं है यार, मतलब। लेकिन चले एक छोटा चले, सा ब्रेक ले ब्रेक लेते लेते हैं, हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हमारे रहिए। विल साथ। बी राइट बैक। वेलकम बैक। सिटी एचएन में आपका एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आसान कर सकें वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाए। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अपनी डेली लाइफ में चाहिए वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर लाजमी तौर पर सिटी एचएन में से मिल जाती हैं। आज हमने स्पेशली आप लोगों की आसानी के लिए और आप लोगों को वो टिप्स एंड ट्रिक्स पहुँचाने के लिए अमारा को बुलाया हुआ है। हमारा एक ब्यूटिशियन है, बड़ी अमेजिंग लुक, ब्राइडल लुक, वो एट द मोमेंट स्टूडियोज़ में मॉडल भी उनके साथ हैं, तैयबा मॉडल हैं और उन पर वो अप्लाई कर रही हैं मेकअप। हमने इससे पहले देखा था कि वो इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टेक्निक्स का बड़ी आसानी से उन्होंने एक सटल आई लुक दी है। कपड़े उनके मैरून और गोल्ड कलर में है और ब्राइडल मेकअप, अगेन मैं ये कह रही हूँ टू हाईलाइट कि ब्राइडल मेकअप वो कर रही हैं और बहुत मेहनत का काम है हनान कि इतने कम वक्त में, बिकॉज हमें शो शुरू किए हुए आई थिंक स्पेशली ये जो सेशन हमने शुरू किया है इट्स बिन 20 मिनट्स और लेस, और 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बहुत ही टेक्निक्स के साथ, बहुत ही परफेक्शन के साथ, ऑलरेडी फाउंडेशन जो है वो पूरी हो चुकी है। आई मेकअप हनान सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो ऑलरेडी हो चुका है। आप भी मुझसे पूछे थे कि हनान ने पहली दफ़ा आई मेकअप होते हुए देखा है और मतलब ये जो टेक्निक्स का इस्तेमाल है, जैसे आप भी कह रहे थे कि ये किसी परफेक्शनिस्ट को ही आ सकता है जिसका बड़ा एक्सपीरियंस हो, जिसकी बहुत प्रैक्टिस हो, नहीं तो इतने कम वक्त में मेकअप को कंप्लीट करना। मेरा ख्याल है हमारा से पूछा जाए कि अब कहाँ तक काम पहुँच गया और कितनी देर लगेगी, तो मैडम कितनी देर में जो फेस मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा? हाँ जी, बस 5 मिनट में तकरीबन हो जाएगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बेस लगाई जा रही है? हाँ जी, बेस लगा रही हूँ। जो मैंने फिंगर से बेस लगाई थी, ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ठीक है। तो कंटूर हमारा आप करने वाली हैं अभी? कंटूर करूँगी जी जी। और ब्लश का क्या इस्तेमाल, कोई कलर आपके माइंड में है ऑलरेडी? अब आप नेक्स्ट क्या करेंगी? बल्कि आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अभी मैं आईज को फाइनल करूंगी, आईलैशेस और मस्कारा वगैरह करके डन करूंगी, फिर कंटूर कर दूंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ब्लश और लिपस्टिक। लिपस्टिक का कोई कलर आपने माइंड में रखा हुआ है कि आप मैरून? जी जी, मैरून लगाऊंगी। अच्छा, मैरून ही वैसे मैच करेगी ना, क्योंकि आज ब्राइडल मेकओवर किया जा रहा है, तो शादियों के दिन खासतौर पे बारात की अगर बात करें तो हमारे आज भी ये कल्चर है, आज भी ये ट्रेंड है कि लड़कियां जो है वो लाल रंग के लहंगे के अंदर जो है वो अपने ससुराल जाती हैं, तो लाल रंग के लहंगे के अंदर फिर मैचिंग करके वैसे ही मेकओवर भी किया जाता है। तो आप इस हवाले से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हनान, आई थिंक ट्रेंड जो है ना वो आई लव दिस अबाउट पाकिस्तान एंड आई लव कि पाकिस्तानी फैशन के अंदर हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो ट्राई आउट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आजकल डिफरेंट कलर्स के और बड़े यूनिक कलर्स के शादी के ब्राइडल ड्रेसेस जो होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं। मैंने इवन देखा है कि लाइट पिंक शेड में ब्राइडल ड्रेसेस जो कि बारात वाले दिन पहनी जाती है। बहुत ही अनयूजुअल बात है, रेयर बात है, यूजुअली नहीं होती है और बहुत कम अब आकर ऐसा हुआ है कि ये स्टार्ट हुआ है। और ब्राइट रेड जैसे कि आप कह रहे हैं, बिकॉज आज उन्होंने महरून पहना हुआ है, बट ब्राइट रेड इज यूजुअली व्हाट पीपल गो फॉर और ब्राइट रेड बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अगेन विद ब्राइट कलर्स मुझे पर्सनली लगता है कि टू गेट इट राइट बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसके साथ परफेक्ट मेकअप जो है वो करो। और यूजुअली इसी वजह से ब्राइडल मेकअप के लिए औरतें जो हैं वो कोशिश करती हैं कि वो पार्लर से ही करवाएं। घर पर बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि आप वो लुक जो है वो नहीं ला पाते हो। आप हमारा की टेक्निक अगेन हनान अगर आप देख रहे हो तो अच्छा, 1 मिनट पहले ब्रश तक भी बड़े मतलब एक होता है ना टेक्निक है उसको इस्तेमाल करने की।
और आप 1 मिनट पहले अगर आपने हनान नोटिस किया होगा कि बिल्कुल फ्लैट लग रहा था फेस, क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई की हुई थी। तो अब ये कंटूरिंग से वो एक शेप जो है फेस की वो वाज़ेह होना शुरू हो गई है। और ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लुक जो है वो चाह रहे हैं, बिकॉज यूजुअली प्रेफर्ड यही होता है कि बड़ी सटल सी लुक हो और आपकी जो चीक बोन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो, बिकॉज आई थिंक उससे जो कुछ भी आपने पहना हो, स्पेशली आपका फेस ना शेप में आ जाता है, थोड़ा वो पतला भी लगने लग जाता है, स्लिम भी लगने लग जाता है। और मोस्टली मतलब इवन डबल चिन जो है मेरे ख्याल मोस्ट लोगों की होती है, तो लेकिन कंटूरिंग से ये होता है कि वो चीज़ कवर हो जाती है, तो आपका मेकअप जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, फेस शेप आपकी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, जो कि इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा की टेक्निक्स जो है मैं बहुत बहुत इम्प्रेस हूँ। और हनान आप पूछ रहे थे नोज़ कंटूरिंग के हवाले से, तो अगर आप देख सकते हो एट द मोमेंट, और बहुत हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी इससे आसान हो जाएगा कि नोज़ कंटूरिंग के लिए, बिकॉज आई इवन पर्सनली जब मैं कर रही होती तो आई ऑलवेज गेट इट रॉन्ग, क्योंकि मैं उसको सही शेप नहीं दे पाती हूँ, बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारा की टेक्निक से अगर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साइड्स पर उन्होंने अप्लाई किया, कंट्रोल किया, और यूजुअली लाइन ड्रॉ करते हैं लेकिन उन्होंने नोज़ की साइड्स को भी थोड़ा कवर किया ताकि मेक श्योर कर सके कि वो और ज़्यादा जो है। अच्छा फातिमा, एक्सेसरीज के हवाले से क्या कहेंगी जब आप कोई ड्रेसिंग चूज़ करती हैं, बैंगल्स वगैरह या ब्रेसलेट नेकलेस वगैरह लड़कियां बड़ी पसंद करती हैं, तो आप इन चीज़ों को किस तरह से चूज़ करते हो? आई थिंक कलर्स पे डिपेंड करते हैं। ब्राइडल के साथ स्पेशली गोल्ड, आजकल आपको पता है ना, गोल्ड ही जो है वो रिवायती ट्रेडिशनल लुक अगर आप चाह रहे हैं तो गोल्ड इज और गोल्ड का मतलब ये नहीं कि आप ओरिजिनल गोल्डन कलर के अंदर भी आप मोस्टली आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो खवातीन है वो इस्तेमाल करती हैं। ये और हनान आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट मेंशन किया, बिकॉज आजकल ऐसे ये ट्रेंड जो है अब आके कुछ 10 सालों से आई थिंक ये शुरू हुआ है कि ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो इस्तेमाल करें, रिलैक्स इन इट ना, रिलैक्स एंड करना भी चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है और कोई जरूरत नहीं है आपको ओवर स्पेंड करने की, बल्कि मैं इस चीज़ में पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आपको सादगी जो है वो रखनी चाहिए। तो अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप प्रेफर करते हैं, गो फॉर दैट। अगर आप सिल्वर ज्वेलरी इवन अगर आपके कपड़ों के साथ, बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया है ना कि पिंक कलर जो है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है बारात के ऊपर, स्पेशली वलीमे पर तो किया ही जाता है पहले से, लेकिन अनयूजुअली जो है अब वो बारात पर भी कई लोग कर लेते हैं, और उसका यही होता है कि उसके साथ आप सिल्वर ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, जो कि ज़रा लाइट टोन में भी लोग ले जाते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल ज्वेलरी पसंद करते हैं जो कि काफ़ी लेयर्ड होती है, अगर आपने शायद कुछ देखी भी हो तो काफ़ी लंबी लंबी भारी भारी सी लुक होती है। और एक और जो नई चीज़ हनान आगे, पुरानी चीज़ है जो कि दोबारा से आ गई, तो मैं उसे नई चीज़ नहीं कह पाऊँगी, जैसे कि जो पुराने हमारी अम्मियों के ज़माने में जो ज्वेलरी इस्तेमाल की जाती है, डेफिनेटली दैट हैज़ मेड अ कम बैक। लेकिन अब ना हमारा की तरफ जल्दी से चलते हैं और हमारे से पूछते हैं कि फेक लैशेस आप ऑब्वियसली अप्लाई कर रही हैं, और मैं देख रही हूँ कि हमारा जो है ना बड़ी टेक्निक के साथ हमारा ये मुश्किल आपको लग रहा है अप्लाई करना, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप हैवी आई लैशेज अप्लाई करें या लाइट रखने की कोशिश करें। नहीं, मैं लाइट ही ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारी मॉडल है इसकी एज भी कम है, इसको एज से ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाना। आइस बंद करें। और हमारा मैं चाह रही थी कि एक और मेरे सवाल में माइंड में सवाल आ रहा था नान, कि जब आपका आउटफिट इतना हैवी हो तो आपने बहुत ही अच्छी लुक चूज़ की है, बड़ी सटल लुक चूज़ की है, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर ब्यूटिशियंस जो है बहुत ही हैवी कर देते हैं मेकअप को। जी जी। तो उससे बाज कस्टमर की भी डिमांड होती है कि हमें थोड़ा हैवी कर दें, बाज तो नेट से पिक्स ले आते हैं हमें ऐसी लुक दे दें, हालांकि उनको वो लुक सूट नहीं करती। तो ये है कि ब्यूटिशियन को गाइड करना चाहिए कि इसमें आपकी एज बड़ी लगेगी या फिर अच्छा नहीं लगेगा। बाद का तो ब्यूटिशियंस गाइड भी करती हैं और फिर भी बस जिद रहती है। जी जी, ऐसा भी होता है। तो और फिर कस्टमर जो होता है उसकी तो बात माननी पड़ती है ना। और कई दफ़ा ब्यूटिशियंस खुद रिकमेंड करते हैं कि हम लोगों को एक हैवी, मतलब उस ब्राइडल को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि हम कोई लाइट लुक देंगे भी, उनको पता ही ये होता है कि हमने हैवी लुक ही देनी है। तो हमारे इस हवाले से क्या ब्यूटिशियंस क्यों इस तरह से सोचते हैं? ये तो रिवायती या ट्रेडिशनल कोई मसला है जिस वजह से अभी तक इतनी हैवी लुक्स की तरफ जाते हैं लोग? नहीं, जिन्होंने अभी न्यू कोर्स किए हैं अभी उनको कुछ नॉलेज नहीं होता, जितना प्रोफेशनल होता जाएगा, जितना आपका टाइम ज़्यादा होता जाएगा ब्यूटिशियन के हवाले से, तो फिर वो नेचुरल पे आ जाती हैं, उनको सारी समझ आ जाती है। अभी उनका माइंड काम ही नहीं कर रहा होता कि हमें लुक क्या देनी है। और लिप कलर में आप हमारा कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे? लिप कलर में मैं मैरून कलर इस्तेमाल करूंगी फिलहाल। जी। और ओवरलाइन करेंगी आप?
जी जी। बिकॉज ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि आप ओवरलाइन कितना करते हैं। वैसे तो नेचुरली आई थिंक ज़रूरत नहीं है ओवरलाइनिंग की, लेकिन बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि शादियों के ऊपर जो है ना थोड़ा लुक देने के लिए लिप्स को ओवरलाइन कर ले। तो हमारा कोई ज्यादा ओवर नहीं, नॉर्मल से लिप इन के जो हैं उसी को मैं कंटूर करूंगी। और क्योंकि मुझे भी नजर आ रहा है कि आप आईब्रोज जो हैं उनको थोड़ा प्रोमिनेंट कर रही हैं। जी जी। तो आप किस तरह से बगैर किसी अंदाजे के आप, मुझे नजर आ रहा है कि आप शेप कर रही हैं। यूजुअली इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, तो मैं हमारा से ये भी पूछना चाहूंगी लाजमी तौर पर कि किस तरह से वो शेप करेंगी आईब्रोज को। लेकिन उससे पहले जो है हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारा की तरफ जाएंगे और पूछेंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स वो हमें और प्रोवाइड कर सकती है। तो छोटा सा ब्रेक लें, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अमारा मौजूद हैं और मेकओवर काफ़ी हद तक फातिमा कंप्लीट हो चुका है। हनान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे फाइनल जो लुक है ना मैं जल्दी से देखना चाहती हूँ। आई एम श्योर जितनी एक्साइटेड मैं हो रही हूँ उतनी ही हमारी ऑडियंस और व्यूअर्स भी हो रहे होंगे, और उनको करके जल्दी से हमें पता चल जाए कि आखिर जो फाइनल लुक है, जो फिनिश्ड लुक है, वो किस तरह की होगी। बहुत ही कम वक्त में अमारा ने अमेजिंग ब्राइडल लुक जो है वो तैयार की है, और इतना सटल लुक है कि मतलब आपको पता भी चल रहा है, डिटेलिंग भी है, कंटूर भी है, एक्सप्रेशन भी है मेकअप के अंदर, लेकिन सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर है ना। दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हमारा की तरफ चलते हैं, बिकॉज हमारा अब आप ओवरलाइन कर रहे हो, बहुत सारे लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका जरूर बताएगा। और काजल अप्लाई करने के लिए ये एयरबड का इस्तेमाल कर रही है, तो ये मैंने पहली दफा देखा है, वेरी डिफरेंट। ये भी वन ऑफ द ट्रिक्स आई एम श्योर के काजल अप्लाई करने के लिए आप ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा थोड़ा बताएंगे कि ईयरबड क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? ईयरबड से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। जब हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है तो फिर क्विकली काम करने के लिए। मतलब वो लोग जो कि आखिरी मिनट पे तैयार हो रहे होते हैं, जिस तरह से मैं हूँ कि मैं आखिरी मिनट पर तैयार हो रही होती हूँ, उनके लिए मैं आपको कह रहा था कि जनाब 2 मिनट रह गए, शो स्टार्ट होने वाला है। एंड दैट इज वेरी वेरी ट्रू हनान, कि जो लोग एंड तक चीजें छोड़ देते हैं, लास्ट मिनट पर उन्हें तैयारी करनी पड़ती है शादियों के लिए, इवेंट्स के लिए, तो उनके लिए ये टिप बहुत हेल्पफुल होगी कि एयरबड का इस्तेमाल करते हुए आप आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। और अब हेयर स्टाइल की तरफ मूव होना होगा। हाँ, और हेयर स्टाइल हम किस तरह का बनाएंगे वो हमारा से ही जानते हैं कि हमारा हेयर स्टाइल कैसा होगा। इनका हेयर स्टाइल ब्राइडल हेयर स्टाइल होगा और बहुत जल्दी बनने वाला होगा और बहुत प्यारा दिखने वाला है। अभी देखिएगा आपके सामने बिंदिया का ये भी टेक्निक है जनाब। तो यानी कि बिल्कुल ये एक टेक्निक है। खवातीन अपने हेयर्स को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं। और बहुत ही मजे की जो फाइनल लुक एज फार एज आई कैन टेल कि बड़े मजे की लुक है, और सटल भी है, गोल्ड डिटेलिंग भी है उसके अंदर। लिप्स को ज्यादा ओवरलाइन नहीं किया हमारा ने, बिकॉज आप इतना ज्यादा नहीं करना चाहते, ओवर नो नहीं करना चाहते। और जैसे ये हेयर स्टाइल बना रही है काफी प्रोफेशनल, बिल्कुल, बिकॉज लाइक हमारा सेट ना कि जो ये जल्दी, और ये जो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि टाइम जिनके पास कम होता है, बिकॉज बारात का इवेंट तो यूजुअली जो है वो टाइम पर हो ही जाता है, लेकिन ये पॉइंट मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए बैक ऑन करती हैं, इतनी पिंस लगाती हैं, 2 मिनट में ये बैक होम हो जाता है। आप देखिएगा सिर्फ एक रबर बैंड डालूंगी। अच्छा, यानी कि आप पिंस की बजाय रबर बैंड का इस्तेमाल करिए। ओके, दैट इज ऑल्सो अनदर टिप एंड ट्रिक एज वेल के बजाय कि यूजुअली 10,000 पिंस का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज वेरी वेरी ट्रू। कितना जबरदस्त तरीके से एंड वेरी, हाँ, दैट इज सिर्फ 2 पिंस लगाएंगे और ये स्टाइल कहीं भी नहीं जाएगा। सही। तो यानी कि हमारा ने बजाय के पिंस का इस्तेमाल करती है इंटायरली बैक कोमिंग के ऊपर, उन्होंने एक हेयर बैंड का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो आप देख सकते हैं कि कितना वो बिल्कुल स्टिक भी करके हिल भी नहीं रहा है वो। तो वो उन्होंने खुद भी ये बात बताई है कि ये हिलेगा भी नहीं। जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने इस चीज को मैनेज किया। मोस्टली गर्ल्स क्या होती हैं कि वो पीछे जो है वो काफी उभार पैदा करने के लिए कोई फॉर्म की चीज बनी होती है। वो वैसे क्या होता है आप बताओ ना, मतलब आपको ज्यादा पता होगा। आई डोंट नो उसको बोलते क्या है, बट आई डू नो कि वो वॉल्यूम लेने के लिए इस्तेमाल उसका करते हैं। के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, और बैक कॉम्बिंग की जगह जिनके बाल थोड़े कम हो, लाइट वेट हो, वॉल्यूम थोड़ी कम हो बालों की, वो स्पेसिफिकली ये इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि अच्छा, बैक जी, कॉमिंग के लिए भी extension आपको ऑलरेडी आपकी थोड़ी वॉल्यूम होगी बालों में, तो उससे आसान हो जाता है। और ये भी है कि कुछ लोग जो कि पार्लर या सैलून नहीं जा रहे होते, घर पर तैयार होते हैं, उनके लिए भी आसान हो जाता है कि अगर आप वो स्ट्रक्चर जो है सिंपल सा होता है, आप सिर्फ जहाँ पे उन्होंने बैक कॉमिंग करके बालों को जो है वो पुश अप किया है, वहीं पे आप उसकी बजाय जो है वो स्ट्रक्चर इंसर्ट कर देते हैं और उससे बड़ी आसानी से वो बैक कॉमिंग में वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो जाती और है। मेरा ख्याल है यहाँ पे एक्सटेंशंस भी लगाई जाएंगी बालों के साथ। बिल्कुल एक्सटेंशंस भी लगाई जा रही हैं एट द मोमेंट। हमारा एक्सटेंशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जी जी। और वैसे तो तैयबा के बाल वैसे ही बहुत अच्छे हैं। ब्राइडल स्टाइलिंग होगी तो इस वजह से इनकी लेंथ कम है। अच्छा, और तो आपके मुझे लग रहा है कि आप ये ओपन छोड़ने वाली हैं बाल। नहीं नहीं, अच्छा। स्टाइलिंग दूंगी। जी जी। अच्छा अच्छा, स्टाइलिंग देने वाली हैं, तो अच्छा अभी मुझे नहीं पता हमारा जो हमारा है वो बिल्कुल टेक्निक के साथ चल रही हाँ। हैं और इसी और टेक्निक को यूज आई करते एम हैं। सो इम्प्रेस्ड हनान के टाइम मैनेजमेंट इज की। हाँ। कोई भी जॉब हो चाहे, और स्पेशली एक ब्यूटिशियन के और ब्राइडल मेकओवर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपका टाइम जो है, बिकॉज यू नो सर्टन टाइम पे बारात में आ जाना होता है, यूजुअली जहाँ पर भी आप फंक्शन कर रहे हैं वहाँ की भी बड़ी टाइमिंग होती है कि इस वक्त से मेहमानों ने भी टाइम पर आना होता है। आजकल तो जो तकरीबात हैं उनको छोटी तकरीबात कोशिश की जा रही है कि करें, ज़्यादा बड़ी ना करें। उसके लिए भी ऑब्वियसली ब्राइडल मेकअप तो फिर भी होना होता है, और उसके लिए जब आप पार्लर नहीं जा रहे हो, अगर आपने चूज़ किया कि आप घर पर ही तैयार होने वाले, तो टाइम और भी कम हो जाता है। और पार्लर्स के अंदर यूजुअली इस तरह से होता है कि जो है लोग बहुत ज़्यादा होते हैं या रश बहुत ज़्यादा होता है। फातिमा कि इस वक्त किसी किस्म का उन्होंने ड्रायर नहीं यूज किया, कोई और चीज नहीं यूज की, हाथों के साथ हेयर स्टाइल जो है वो बना रही हैं। ये सारा बगैर बिजली के, जैसे कि लाइट ऑफ हो जाती है बाद ऐसा ये भी वैसे है। हाँ जी, तो ये मैं स्टाइल इसलिए लेके आई हमारा हूँ। आप कितने टाइम से जो है ब्यूटिशियन है, या मेकअप का आपको कब से शौक है, मेकअप हेयर स्टाइल है? जी 16 साल से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। अच्छा, और आपने एक तो आपने काशी जो है बहुत ही पॉपुलर पाकिस्तान के आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, उनकी बात की। उसके अलावा कोई अगर आपके मेंटर हों या कोई जिनका मेकअप आपको बहुत पसंद हो? जी 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 जी, मैंने मसरत मिसबा से भी किया है, उनकी क्लास ली है और उनसे भी सीखा, सारामर से इससे सीखा, 5 जगह से मैंने सीखा है। लास्ट पे मैंने काशी से कोर्स किया है। अच्छा, तो इसलिए काफ़ी नॉलेज, मेन पॉइंट मुझे सर काशिफ से मिले हैं। बात तो अच्छा। पैशन की है ना फातिमा, मतलब हमें अपनी फील्ड का पैशन है, उन्हें अपनी फील्ड का पैशन है, और तो पैशन के बगैर काम जो है ना वो नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता। तो जब आपको किसी चीज़ का पैशन होता है तब ही आप उसमें एक्सेल कर पाते हैं, और उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज ऐसी होती हैं कि वो अनबीटेबल होती हैं। जैसे कि ऑफ कोर्स हमारा कि जो टेक्निक्स हैं दे वेरी अमेजिंग। टाइम इतने कम टाइम में आई डू नॉट बिलीव, आई थिंक इट हैज टू बी अ 1 से 2 मिनट रह गए हैं। हमारा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, इंशाल्लाह क्योंकि हो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को लास्ट में हम दिखा दें कि आज हमने तैयार क्या किया है। बिल्कुल, तो 1 मिनट के अंदर अंदर हेयर स्टाइल जो है इनका कंप्लीट करें। तो ये भी एक टफ टास्क होता है कि कम वक्त के अंदर आप चीजों को मुकम्मल बिल्कुल करें। है ना। मुझे लग रहा है कि आज हम ना इम्तिहान ले रहे हैं हमारा का, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ऑब्वियसली टाइमिंग जो होता है वो कंस्ट्रक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, और उस टाइम के अंदर ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। और आई थिंक यूजुअली ज़िंदगी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि वक्त जो है वो कभी भी इनफ नहीं हो सकता है, और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त तक किसी के लिए नहीं रुकता। और स्पेशली जब स्पेशल इवेंट्स हों आपके, तो उस पर वक्त पर पहुंचना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप शुरू में लेट हो जाते हो ना, तो बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लेट हो जाती हैं। यानी कि आपके लेट पहुंचने से अगली जो तकरीबात हैं वो लेट होना शुरू हो जाती हैं। कई मेहमानों ने टाइम पर जो है वो बड़े पाबंद होते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पर उन्होंने जाना होता है, जिसकी वजह से बड़ा ज़रूरी होता है कि टाइम पर चीज़ें जो हैं हो जाएं। और आई एम श्योर, मतलब आई थिंक बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप अगर मेकअप आर्टिस्ट जो है, ब्यूटिशियन जो हैं, उनकी मदद लें ब्राइडल मेकअप के लिए स्पेशली, बिकॉज जो लोग हमारा ने प्रिपेयर किया है वो खुद से करना, तो आई कैन पर्सनली टेल कि मतलब अनलेस, हाँ, अगर आपकी बहुत एवरेज एक्सपर्ट ना मेकअप, जब तक हो। हाँ जी, और एवरेज मेकअप स्किल्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उनके 16 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी क्विकली वो चीज़ें जो हैं वो कर पाई हैं। साथ साथ हमसे इतनी बातें भी की हैं हनान उन्होंने, और इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो ऑडियंस तक भी पहुंचाए हैं। तो आई एम श्योर कि ये नॉर्मल इंसान के लिए और जिसका ये पैशन ना हो उसके लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमारा किस तरह आप खुश हैं इस लुक के साथ?
जी जी। हाँ जी, अब मेरा ख्याल है अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको खड़ा करके दिखा दिया जाए एक बार चलें जी। ऑडियंस को 1 मिनट कि कैसे अच्छा नहीं, लगा। मैं यही पूछ रही थी हमारे से, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि इससे पहले कि हम दिखाएं, आई थिंक जो कर रहा होता है ना काम, उसका खुश होना बहुत जरूरी है उस चीज के साथ। तो हमारा ने अब वो दूसरी साइड पर थोड़ी बैक कॉमिंग वो ऐड कर रही है, तो जस्ट इन अ मिनट, जस्ट 30 सेकेंड हैं हमारे पास। जी जी। तो इस 30 सेकंड के अंदर आप, मैं चाहता हूं कंप्लीट करें, ताकि हम आज जो गेस्ट हैं हमारे साथ तैयबा, उनको दिखा सकें हमारी मॉडल किस तरह की तैयार की है हमारा ने। तो जबरदस्त लग रही हैं वैसे, बहुत अच्छी लग रही है हनान, फॉर श्योर। टोटली एक डिफरेंट लुक जो है वो बन गई है। आपने स्टार्टिंग में देखा ही था कि बिल्कुल एक नेचुरल डिफरेंट था, और अब बिल्कुल डिफरेंट, और बिल्कुल अब डिफरेंट लुक आ रही है। वेरी प्रोफेशनल, लग भी नहीं रहा कि ये 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से कम वक्त में, बल्कि मे बी लाइक 40 मिनट्स गिव और टेक। ये वैसे नई चीज है जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं, उससे तैयबा का चेहरा काफी निखर रहा है, क्योंकि आपके ड्रेस के साथ और मेकओवर के साथ ये चीज जो है। और है ना, फेक फ्लावर्स इस्तेमाल करने का पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि असली फूल नहीं तोड़ने चाहिए। वो बड़े खूबसूरत होते हैं, जानदार चीज होते हैं, तो उनको नहीं तोड़ना चाहिए। तो आई रियली लाइक कि उन्होंने चूज किया है कि वो फेक फ्लावर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन पता भी नहीं चल रहा है, बल्कि कलर बड़ा वाइब्रेंट आ रहा है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस। दुपट्टा भी सेट हो चुका है, विच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, कि वो पूरी लुक जो है, जो कि हम 40 मिनट्स हो गए हैं ना, तो वी वर वेरी एक्साइटेड टू फाइंड आउट। और ऐसे ही एक्साइटेड हमारी ऑडियंस भी होगी जो देखना चाहेगी कि आज का मेकओवर जो है वो कैसा रहा। तो जनाब, मेकओवर ने पहली दफा जो है मेकअप इतनी डिटेल में होते हुए देखा है। नहीं, बहुत दफा यहाँ पे हो चुका है। अच्छा। और बहुत सारी खवातीन जो है वो यहाँ पे आके ब्यूटी टिप्स दे चुके हैं, काफी दफा हमने, मतलब, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, ये जो लुक है, ये जो लुक है, ये इस तरह की यूनिक लुक क्रिएट करना जो है वो मतलब इट्स अ फर्स्ट, आई थिंक, इतने कम वक्त में बड़ी ही अमेजिंग लुक जो है वो हमारा ने प्रिपेयर की है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और ड्रेस के साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि मेकओवर जो है वो ड्रेस के साथ मैच कर रहा है, कंट्रास्ट में हो, मैचिंग में हो, हर चीज़ एक्यूरेट है। और एक ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है जो कि उभर के सामने आ रही है। तो इससे बहुत सारी ऑडियंस होंगी हमारी जिनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली होंगी। और ख़ास तौर पे ख़वातीन हमारी जो हैं वो घरों पे बैठी जो इस वक्त देख रही होंगी इस चीज़ को, उनको भी सीखने का मौका मिला होगा। फातिमा, वैसे आपने तो काफ़ी कुछ देखा होगा कि काफी बेहतर रहा। तो मैं चाहता हूँ लास्ट पे मैडम जरा खड़ा करके तैयबा जल्दी से 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं, जल्दी से आ ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें कि तैयबा जो है वो किस तरह की लग रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बस ठीक है, जी इधर दैट इज द बेस्ट फ्रेम। आप इस साइड पे ये देख सकते हैं नाज़रीन के तैयबा को हमारा ने जो है वो रेडी कर दिया है। अब क्योंकि वक्त नहीं है, काफी चीजें और भी लगानी थी, लेकिन वक्त कम होने की वजह से हम नहीं लगा सके, इसलिए बेहतरीन लुक। अमेजिंग हनान, आप बिल्कुल एक सटल नेचुरल लुक है। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग हनान, 40 मिनट्स के अंदर अमेजिंग। और हम शुक्रिया आप अदा कर दें मैडम का, हमारा बहुत शुक्रिया आपका, तैयबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और अपनी टेक्निक से। शुक्रिया, वो जो टेक्निक्स और टिप्स हैं हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा सके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का जो हमारा ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए अरेंज किया गया था। हनान, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। इसी के साथ अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।